हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप लोग? पहले सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे प्लैनेट शुक्र 12 हाउसेज में किस तरह से रिजल्ट्स को अनलॉक करता है। अगर आप प्लैनेट शुक्र को फर्स्ट हाउस में देखोगे तो आप कहोगे कि भाई शुक्र फर्स्ट हाउस में है, प्लैनेट मंगल के, सूर्य के रिजल्ट इसके अंदर आने चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काल पुरुष कुंडली। एक काल पुरुष है जिसके फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है, सेकंड हाउस में टॉरस आती है, थर्ड में जेमिनी आती है, मिथुन आती है, फोर्थ में कैंसर आती है। इस तरह से हम शुक्र को प्लेस कर लेते हैं कि भाई फोर्थ हाउस में कैंसर के रिजल्ट होंगे। तो शुक्र अगर किसी का फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा के रिजल्ट देगा, कैंसर साइन के रिजल्ट देगा, उसको उसकी रिलेशनशिप में, मटेरियल वेल्थ में, उसको धन संपदा के अंदर, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में, रिलीज करने में उस पर्टिकुलर हाउस को मैनिफेस्ट करना होगा किसी तरह से। जैसे मैं शुक्र कहता हूँ, आपके माइंड के अंदर जो बातें आती होंगी कि भाई ये रिलेशनशिप की बातें करेगा, ये पैसों की बातें करेगा, ये क्रिएटिविटी की बातें करेगा। मैं थोड़ा सा इसके अंदर नेक्स्ट लेवल के अंदर जाने की कोशिश करूँगा। आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 14 लोकास। जो 14 लोग हैं वो किस तरह से शुक्र को अपने अंदर एकोमोडेट करते हैं, किस तरह से वहाँ शुक्र रिजल्ट्स को इंक्रीज करते हैं, रिलीज करते हैं। क्योंकि आप जब वैदिक ज्योतिष को देखते हो तो आपको एक प्लैनेट मिलता है, प्लैनेट शुक्र हो गया, जुपिटर हो गया, फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया। लेकिन जब आप हिंदू सिस्टम को देखते हो, इंडियन सिस्टम को देखते हो, तो वहाँ पर आपको प्लैनेट्स के बारे में, हाउसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन्स नहीं मिलेंगी। हाँ, आपको ये जरूर मिलेगा कि जो लॉर्ड विष्णु है उनके अंदर ही 14 लोकास, 14 लोग जो हैं वो समाहित है। जैसे कि रामायण के अंदर देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी जो हैं वो रावण को समझाते हुए कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला मीन्स व्हाट, कि जो लॉर्ड रामा है वो कोई सामान्य नर नहीं है, कोई सामान्य राजा नहीं है। राइट नाउ जो कुंभ चल रहा है ये क्या है? देव सत्ताएं उतर रही हैं। अब आप कहाँ बर्थ चार्ट में आप कहाँ देखोगे देव सत्ताओं को? ये कहाँ से उतर रही हैं? किसको जाना चाहिए, किसको किस समय क्या ज्वाइन करना चाहिए? तो ये 14 लोकास क्या है, किस तरह से 14 लोकास आपके जीवन को, आपके शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। जब आप इसको समझ जाते हो तो यू कैन ड्रॉ अ लाइन कि भाई रिलेशन का आना, रिलेशन का बनना, और उस रिलेशन का अगर ब्रेक होता है, कोई उसमें अंदर इश्यूज आते हैं, तो उस इशू का एक रीज़न है। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ने के लिए नहीं बैठा है। या तो ऐसा है कि भाई हर इंसान दूसरे इंसान से लड़ना चाहता है, इसलिए पहले वो रिलेशन के अंदर आता है, उसके बाद वो लड़ाइयों को शुरू करता है, या मैरिज में आता है फिर लड़ाइयों को शुरू करता है। या तो ये बात हम एक्सेप्ट करके चलें कि भाई इंसान जो है जन्म से ही दूसरे इंसान का दुश्मन है। और भी एक्सेप्ट द पॉइंट कि हिंदू सिस्टम के अंदर, सनातन सिस्टम के अंदर दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ देव एंड दैत्य। अब जैसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपके सामने है, आप उससे प्लैनेट के बारे में पूछोगे, पर्सन आपको बता देगा। सामान्य एस्ट्रोलॉजर हो, थोड़ा एडवांस हो, वो आपको प्लैनेट्स के बारे में बता देगा, राशियों के बारे में बता देगा, नक्षत्र, हाउसेस, सब चीज़ों के बारे में बता देगा। बट द मोमेंट यू विल आस्क हिम अबाउट द समुद्र मंथन, द मोमेंट यू विल आस्क हिम अबाउट द देव ऊर्जाएं, कि भाई देव ऊर्जाएं हैं, समुद्र मंथन है, बिकॉज एट द एंड माता लक्ष्मी जिन्हें आप शुक्र के साथ कनेक्ट करते हो, उनका उद्गम कहाँ से हुआ है? समुद्र मंथन से हुआ है। चंद्रमा का उद्गम कहाँ से हुआ है? समुद्र मंथन से हुआ है। सोम जो है वो कहाँ से निकला? जो अमृत है वो कहाँ से निकला? जिसको लेके राहु और केतु बन गए, वो समुद्र मंथन से निकला है। तो आपका एक बर्थ चार्ट है, आप उसमें क्या बता सकते हो कि यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे चीज़ें अटक जाती हैं। आपको नहीं पता लगेगा कि समुद्र मंथन का प्रोसेस जो है वो कहाँ पे चल रहा है, देव ऊर्जाएं कहाँ पे हैं, दैत्य ऊर्जाएं कहाँ पे है। जब भी आप चार्ट मैचिंग के अंदर जाते हो, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अष्टकूट मिलान। तो अष्टकूट मिलान की तरफ आप जाते हो, भाई किसके साथ मेरे कितने नंबर्स मिल रहे हैं, और उसके अंदर भी मनुष्य, देव, राक्षस, सारे गणों को देखा जाता है कि भाई किसके गण किसके साथ किस तरह से मीटअप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके शुक्र को देख के ही आपको ये बता सकता हूँ कि अगर सामने वाले के चार्ट के अंदर कुछ प्लैनेट्स इस तरफ बर्थ चार्ट के पोजीशन है या उस तरफ बर्थ चार्ट के पोजीशन है, तो उसके साथ समस्याएं आपको बनेंगी ही बनेंगी। बिकॉज देयर इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे फाइट होगी ही होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। द होल हिंदू सिस्टम, द सनातन सिस्टम, उसकी जो बेडरॉक है, उसका जो आधार है, वो यही दैत्य दानव, दैत्य दानव, दैत्य असुर, सुर असुर, इनकी फाइट है। कभी इंद्र के लोक पे, स्वर्ग लोक पे किसी का आक्रमण हो जाता है, कभी दैत्य लोकों पे किसी का आक्रमण हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, इसको आप कैसे पता कर सकते हो? क्योंकि जो शुरुआत है उसके अंदर यही ऊर्जाएं समाहित हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं आदित्याज के बारे में, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। उसको ये पता करना है कि मेरा शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है तो वो क्या रिजल्ट रिलीज करेगा, और वो सबके लिए सेम से होंगे कि सेकंड हाउस है, चंद्रमा का हाउस है, शुक्र यहाँ पे अपनी मूल राशि को रखते हैं काल पुरुष की कुंडली में। द काल पुरुष, ये काल पुरुष कहाँ से आया है? द काल पुरुष इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द 14 लोकास ओनली।
जब हम कहते हैं कि बर्थ चार्ट के अंदर जो लगन कुंडली है आपकी या कोई सी भी कुंडली है, जैसे कि इसके अंदर काल पुरुष की ऊर्जा है। अब ये काल पुरुष कौन है? ये कॉस्मिक मैन है, उसकी ऊर्जा इसके अंदर समाहित है। जैसे आप वास्तु सीखने जाओगे तो वहाँ पे एक पर्सन की कल्पना की गई है कि एक वास्तु पुरुष है, लेकिन ये वास्तु पुरुष या काल पुरुष आपको हिंदू सिस्टम में कहीं नहीं दिखाई देगा। इनकी जगह आपको दिखाई देंगे लॉर्ड नारायण, लॉर्ड विष्णु। उन्हीं के अंदर ये 14 लोकाज हैं, भुवनेश्वर। 14 भुवन एक पति हुई, 14 भुवनों का एक अधिपति होता है, एक मालिक होता है, ये उनके अंदर समाहित है। इसी को दूसरी तरह से कह दिया गया कि काल पुरुष की ऊर्जाएं बर्थ चार्ट के अंदर फ्लो करती रहती हैं। तो जो काल पुरुष आपके लिए है वो एक्चुअल में लॉर्ड विष्णु है, और लॉर्ड विष्णु के अंदर हाउसेस नहीं समाहित है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है। कोई भी मेरे को ये पर्सन नहीं बता सकता कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड विष्णु का क्या केवल माउथ को रिप्रेजेंट करेगा, उनके फेस को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि लॉर्ड विष्णु के अंदर 14 लोकास है। 14 लोकास का एक सिस्टम है, 14 लोक हैं। उनमें से दैत्य लोक हैं, राक्षस लोक हैं, असुरों के लोक हैं और देवताओं के लोक हैं। इनके बीच का समुद्र मंथन होता रहता है। राइट नाउ जो कुंभ चल रहा है ये क्या है? देव सत्ताएं उतर रही हैं। अब आप कहाँ बर्थ चार्ट में आप कहाँ देखोगे देव सत्ताओं को? ये कहाँ से उतर रही हैं? किसको जाना चाहिए, किसको किस समय क्या ज्वाइन करना चाहिए? इसका पता करने के लिए आपको बैक टू द गेम स्क्वायर वन ही आना पड़ेगा। वेयर इज योर प्लैनेट वीनस, वेयर इज योर प्लैनेट जुपिटर, द हाउस, किस हाउस के अंदर वो बैठा हुआ है और वो हाउस कहाँ पे किस ऊर्जा को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो इस सब को आप इस सेशन के माध्यम से समझ सकते हो। शुक्र को आप डिटेल में इस सेशन के माध्यम से समझ सकते हो, क्योंकि शुक्र के बारे में गाइज हम कह देते हैं जैसे कि हमारी जो धारणाएं हैं वो किस तरह की हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ माता लक्ष्मी, हम समझते हैं माता लक्ष्मी इज ऑल अबाउट द धन ओनली, बट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी 8 तरह की लक्ष्मी, उसमें जो आदि लक्ष्मी है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। शुक्र को आप मानते हो कि यार ये मटेरियल ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र के जो फ्रेंड लिस्ट है, शुक्र की आप फ्रेंड लिस्ट को देखो। शुक्र का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मेन फ्रेंड के रूप में बन के कौन निकलता है? वो है शनि। शनि इज ऑल अबाउट द मेडिटेशन। शनि का धन के साथ संबंध बहुत कम है, शनि का संबंध है मेडिटेशन से। देन सेकंड प्लैनेट इज न्यूट्रल टू जुपिटर। जुपिटर के टुवर्ड न्यूट्रल है, जुपिटर के साथ एक न्यूट्रल का संबंध रखते हैं। तो जुपिटर क्या है? आध्यात्मिक टीचर है। सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर जो है वो जुपिटर है, उनके साथ उनका एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो एक प्लैनेट जो कि धन को दिखा रहा है वो क्यों शनि जैसे प्लैनेट और जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ कनेक्शन कर रहा है? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ आदि लक्ष्मी इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल वेल्थ। देन कॉन्सेप्ट ऑफ धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। अब जो गज लक्ष्मी है उनके बारे में कहा जाता है कि गज लक्ष्मी जो है उन्होंने एक बार समुद्र मंथन के समय इंद्र की सहायता करी थी। अब कहाँ है समुद्र मंथन, कहाँ है इंद्र, कहाँ है देवता? ये जो चीज़ें हैं ये जब तक आपको पता नहीं लगेंगे आप मैक्सिमम फ्रॉम अ प्लैनेट नहीं ग्रैस्प कर सकते। अब कोई पर्सन होगा वो पूछेगा भाई मैं केवल ये जान लेता हूँ कि मेरा शुक्र सेकंड हाउस में है, मैं क्यों इतने बड़े सेशन को देखूँ, मैं क्यों इन चीज़ों को समझूँ? मैं नहीं समझूंगा। लेकिन अगर पर्सन नहीं समझेगा तो एट द एंड वो लॉस्ट होगा, अटकेगा, भटकेगा। उसके जीवन में जितने भी कनेक्शंस आएंगे, एक भी कनेक्शन है लाइक एक कनेक्शन के अंदर पर्सन की एनर्जी एंड पैसे में लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया लेट्स से, वो जाएगा। अब वो जा रहा है, बार बार जा रहा है। पर्सन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड एस्ट्रोलॉजर्स, अष्टकूट मिलान कर रहा है, खुद से कुंडली बना रहा है, देख रहा है। अगर वो एक ही पॉइंट देख ले कि मेरा शुक्र किस डायमेंशन पे बैठा हुआ है, इस डायमेंशन पे बैठा हुआ शुक्र दूसरे के चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट होंगे तो उनके साथ संघर्ष करेगा ही करेगा। मेरा शुक्र क्या ऊर्जा मुझको देना चाहता है, अगर यहीं पे आप समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर आप कभी भी नहीं अटकोगे काल पुरुष की कुंडली कौन सी है, कॉस्मिक मैन कौन है, लॉर्ड विष्णु कहाँ है, लॉर्ड विष्णु के अंदर 14 लोकास किस तरह से हैं। और इन्हीं 14 लोकास को जो धरातल है उसमें भी विभक्त किया गया है। हमारे यहाँ जो फ्रैक्शन है, जो बांटना है, वो एक्चुअल में इस लोका के लेवल पे है। जैसे कि आप इंडिया देखते हो, पाकिस्तान देखते हो, नेपाल, USA, इन सब कंट्रीज़ को आप देखते हो नेम से। अब आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक में ये नहीं देखने को मिलेगा कि इस पर्सन का प्लैनेट अगर यहाँ बैठा होगा तो ये USA की तरफ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट डिफरेंट तरीके हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कंट्री ऐसी हो सकती है, वो कंट्री वैसी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे भी जो विभक्त करना है वो इसी तरह है, इसी तलों के माध्यम से है। जैसे USA को सीधा पाताल के अंदर डाल देते हैं। अब कोई ये कहेगा कि भाई पाताल USA तो बेकार हो गया, लेकिन जो लक्ष्मी है वो एक्चुअल में पाताल वासिनी आप कहते हैं उनको, कि वो पाताल में वास करती हैं।
तो इससे सीधा लगता है कि यार वो कंट्रीज़ ब्लॉसम करेंगी ही करेंगी, मटेरियल पे ब्लॉसम करेंगी डेफिनेटली, बट कम्स टू द स्पिरिचुअल वेल्थ वहाँ पे अटकाव रहेगा। तो इस तरह से एक विभक्ति है, बांटना है चीज़ों को। तो जब भी आप देखते हो पाताल, तो इट नॉट कि आप एक टॉक्सिक पर्सन हो या आप एक दुष्ट इंसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाताल का मतलब है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली समवन जो कि मटेरियल को वैल्यू ज़्यादा करता है, कम्स टू द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की तुलना में मटेरियल को ये वैल्यू ज़्यादा करेगा। और अगर इस पर्सन का कनेक्शन किसी ऐसे इंसान के साथ हो गया जिसका शुक्र या जिसका इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज द देव प्लैनेट, सो दिस पर्सन इज समवन जिसका प्लैनेट दानव प्लैनेट हुआ, सामने वाले का प्लैनेट इज द देव एनर्जीज को लेके बैठा है। अब इन दोनों के बीच में एक समुद्र मंथन जैसा हो जाएगा, जिसमें से हलाल निकल सकता है, विष निकल सकता है, दुश्मनी रह सकती है, फाइट्स रह सकती हैं। तभी आपको पता लगता है कि दो चीज़ों के अंदर जो मैच मेकिंग होती है वो क्यों इतनी टफ हो जाती है, क्यों इतने उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। इट जस्ट नॉट कि आप जस्ट नंबर्स को देख लो, उसके ऊपर भी हम सेशन करेंगे कि क्यों जो अष्टकूट सिस्टम है इज जस्ट नॉट वर्किंग राइट नाउ, वो अब उतना काम नहीं कर पा रहा है। तो दो इंसानों के बीच में द्वंद्व नहीं होता, लेकिन हाँ दो एनर्जीज के बीच में होता है, दो सत्ताओं के बीच में होता है। तो हमारे हमेशा से कॉन्सेप्ट ये है कि देव एंड द दानव, इनके मध्य विरोध रहेगा ही रहेगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि इफ माई प्लैनेट इज इन दिस डायमेंशन, आई बेटर शुड नॉट कनेक्ट विद समवन जिसका उधर की तरफ कोई प्लैनेट हो। तो वो लेफ्ट राइट ऑफ द बर्थ चार्ट एंड ऑल, वो सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, बट या शुक्र के बारे में बहुत कुछ आप इस सेशन के माध्यम से सीख सकते हो। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट बनाए रखते हैं तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम इस सेशन के माध्यम से गेन अप कर पाएंगे। तो अब सेशन को शुरू करते हैं। सो वी स्टार्ट विद द प्रेयर्स, शुक्र स्तुति, शुक्र की स्तोत्र से। तो जब शुक्र का आप स्तोत्र पढ़ोगे तो उसके अंदर जो शुरुआत है वो नमो भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित। शुक्र के बारे में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि शुक्र को जो स्वर्ग है वहाँ से निष्कासित कर दिया गया या वहाँ पे उनका मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने उस स्वर्ग को छोड़ दिया और वो दानवों के टीचर बन जाते हैं, उनके गुरु बन जाते हैं, नॉट द मिनिस्टर बट द टीचर ऑफ द दानव एनर्जीज। ये शुक्र के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। तो शुक्र ने उस व्यवस्था को छोड़ा, शुक्र महाराज वहाँ से निकले, लेकिन ये फिर भी देव दानव पूजित, तो दानव भी इनकी और देव भी इनकी पूजा करते हैं। तो ये शुक्र स्तोत्र के शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा नमा भार्गव श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या है कि भार्गव जो ऋषि हैं उनकी ये संतान है और उसमें भी श्रेष्ठ संतान है। तो ये इनकी एक व्यवस्था है। अब इन द एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट शुक्र क्या क्या कंट्रोल करते हैं? शुक्र कंट्रोल करते हैं काल पुरुष की कुंडली। आई एम टॉकिंग अबाउट द काल पुरुष, द कॉस्मिक मैन, जिनको आप लॉर्ड नारायण कह सकते हो। तो उनके ये सेकंड हाउस को और सप्तम भाव को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित करते हैं। सेकंड हाउस से क्या आता है? सेकंड हाउस से सीधा सीधा धन निकलता है। और सप्तम भाव से क्या निकलता है? सप्तम भाव से आपका स्पाउस निकलता है और हर तरह की पार्टनरशिप सप्तम भाव से आती है। अब आप दोनों हाउसेस को अगर देखोगे तो बोथ हाउसेस आर मारक। तो शुक्र क्या कोई बहुत टॉक्सिक प्लैनेट है, मारक प्लैनेट है? वेल नहीं, शुक्र के पास पुष्कर नवमांश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शुक्र बड़ा सौम्य प्लैनेट है, तो मारक प्लैनेट नहीं है, जल तत्व का अधिपति है तो मारक नहीं हो सकता। सौम्यता है शुक्र के अंदर। तो वो मारक जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि वो दानव ऊर्जाओं के कंट्रोलर है। आई टोल्ड यू अबाउट दिस। या देव दानव विवाद है। द दानव ऊर्जा, द राक्षस ऊर्जा एंड द देव ऊर्जा, द सुर ऊर्जा, द अच्छी ऊर्जा, इनके बीच का एक विरोध है। अच्छी ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, इट जस्ट इज देयर स्पिरिचुअल अवेयरनेस और देयर कॉन्शियसनेस इज अप, थोड़ी ऊपर होती है। और दानव का मतलब है कि उनकी मैटीरियल डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप होती हैं, उनकी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स दबी हुई होती हैं। इनके बीच का एक चलता हुआ विवाद है, एक विरोध है। इसी वजह से शुक्र के दोनों प्राइम हाउसेस, सेकंड हाउस और सप्तम भाव को मारक कहा जाता है कि ये मारक हैं। क्योंकि हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये देव ऊर्जाएं हैं। कई बार होता है कि अगर कोई राक्षस इंसान है, कोई बहुत बेकार इंसान है और दुनिया को दुख देना चाहता है, वो पर्सन एस्ट्रोलॉजी सीख ले और बहुत अच्छे से अच्छी एस्ट्रोलॉजी सीख ले, तब भी उसकी प्रेडिक्शंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग वर्क नहीं करेंगी। क्यों नहीं वर्क करेंगी? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, और ये सत्य भी है, दैट दिस सिस्टम इज़ द देव सिस्टम। ये देव सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, चीज़ों को विकसित करने वाला सिस्टम है। तो इसमें शुक्र के दोनों हाउसेस को मारक कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, भाई शुक्र कितना अच्छा प्लैनेट है, आपको पैसा देता है, आपको धन देता है, संपदा देता है, स्पाउस देता है, तो आप उसे मारक क्यों कहते हो? मारक का मतलब ये नहीं है वो हमेशा आपको मारेगा। मारक का मीन्स इज जस्ट वो विरोध लेके आता है, वो एक तरह के
हास को दिखाता है, जो लॉस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शुक्र द दानव ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके टीचर हैं, इसको ध्यान रखना है। शुक्र के फ्रेंड कौन कौन है? शुक्र के मेन फ्रेंड्स के अंदर आते हैं शनि आध्यात्मिक साइड, प्लैनेट बुध द बिजनेस की साइड, एंड द थर्ड प्लैनेट और द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इज प्लैनेट राहु। राहु के साथ शुक्र की अच्छा एक तरह का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है न्यूट्रल्स की कि किन के प्रति न्यूट्रल हैं। तो शुक्र इज न्यूट्रल टुवर्ड प्लैनेट केतु, केतु के टुवर्ड न्यूट्रल है। प्लैनेट जुपिटर आध्यात्मिक साइड वहाँ पे भी न्यूट्रल है। एंड द थर्ड प्लैनेट इज प्लैनेट मंगल, मंगल के टुवर्ड भी केतु न्यूट्रल शुक्र न्यूट्रल है। तो कई लोग होते हैं जिनके चार्ट में शुक्र विद प्लैनेट मंगल है, वो पूछते हैं भाई शुक्र मंगल विरोध होगा, हम बहुत ज़्यादा लस्ट मेरी जग जाएगी, मैं ऐसा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र एंड मंगल जो है वो एक तरह का न्यूट्रल संबंध मेंटेन रखता है। एनिमीज की जब बात आएगी, विरोध की बात आएगी, तो शुक्र के विरोधी कौन है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा शुक्र के विरोधी हैं। सूर्य और चंद्रमा कौन से प्लैनेट हैं? प्रकाश ग्रह, लाइट के प्लैनेट है। लाइट मीन्स द देव ऊर्जा, शुक्र इज द टीचर ऑफ द दानव ऊर्जा। इसका आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का एक विवाद है, एक विरोध है, और इन्हीं दोनों प्लैनेट का, सूर्य और चंद्रमा का, राहु के साथ भी विरोध है। राहु क्या है? राहु मिनिस्टर टू द डेमोनिक एनर्जी है, वो दानवों के मिनिस्टर हैं, उनको एडवाइज करते हैं। शुक्र उनको टीच करते हैं, और दानव जो है राहु उनको एडवाइज करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो ये इनकी एक व्यवस्था है। अब बात आती है शुक्र का तत्व कौन सा है? जल तत्व है। जहाँ पे भी वो चार्ट में बैठेंगे वहाँ जल तत्व आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको किसी तरह की भावना देखने को मिलेगी, किसी तरह की फीलिंग डेवलप होना देखने को मिलेगा। और उसी पर्टिकुलर हाउस के अंदर आपको शुक्र की एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगेंगी। द जल तत्व साइड जो है महसूस होने लगेगी। तो अगर किसी का शुक्र 5th हाउस में बैठा हुआ है और लेट्स से 5th हाउस में शुक्र की राशि भी आ गई, तो वो पर्सन क्या होगा? अपनी फीलिंग्स में बह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो शुक्र वुडंट लेट यू बी प्रैक्टिकल। दैट्स वाई शुक्र इज द टीचर, नॉट द मिनिस्टर। मिनिस्टर इज समवन जो कि प्रैक्टिकल है। अगर कोई मुझसे कहे कि माई राहु इज इन द 5th हाउस, सो आई विल से यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, बट माई शुक्र इज इन द 5th हाउस, नो बॉस, यू आर जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। So sometimes Shukra in the 11th house is what? Shukra in the 11th house is what? Your friend circle. So you are not the one person who's practical toward the friend circle. Friend circle में आप practical नहीं हो, वहाँ पे आप emotional हो. And this is becoming a challenge comes to your relationship. वहाँ पे ये challenge बन सकता है. Relations जो है friend circle से आ सकते हैं, friend zone हो सकते हो. क्यों हो सकते हो? क्योंकि आप वहाँ पे practical हो ही नहीं, आप वहाँ पे emotional हो. So you see the difference. The difference between दिस गेम इज, ये एक तरीका है जिससे आप लाइन डाल देते हो. एस्ट्रोलॉजी हर पर्सन कर सकता है. 2nd हाउस, 3rd हाउस, राशि इज लाइक जस्ट गूगल टाइप. बट कम्स टू द पॉइंट द लाइनिंग, द ड्रॉइंग द लाइन. द राहु इज अ प्रैक्टिकल प्लैनेट. राहु इज समथिंग जो कि मिनिस्टर है. जुपिटर इज अ प्लैनेट जो कि टीचर और मिनिस्टर है. तो जुपिटर को आप जल तत्व का प्लैनेट मूलतः नहीं कहते, उसे आकाश कहते हो. आप शुक्र को जल कहते हो. चंद्रमा से भी ज़्यादा जल जो है वो शुक्र के पास है. ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना चाहिए. इवन द BPHS जो है वो शुक्र को कई बार मौसी का कारक बता देती है कि अगर आपका जन्म मॉर्निंग के टाइम पे है तो शुक्र आपकी मौसी का कारक हो जाएगा. दिन के टाइम पे जन्म है तो शुक्र आपकी मौसी का कारक है. ये कहती है नॉट BPHS, ये कहती है फल दीपिका. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि शुक्र से किस तरह के रिजल्ट ड्राइव हो सकते हैं. तो शुक्र के फ्रेंड सर्कल हो गए, डायरेक्शंस हो गई, उसका तत्व हो गया. नवमांश में शुक्र पुष्कर नवमांश को रख के बैठते हैं और आई थिंक सो शुक्र वायु तत्व को ज़्यादा प्रभावित करते हैं. द एयर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं. तो जब आप शुक्र की बात करोगे आपको 2 एलिमेंट ध्यान रखने हैं, वायु एंड द जल तत्व. जल तत्व की अधिकता होती है और वायु तत्व लाइक द फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट प्रोसेस वहाँ चलता रहता है, वो व्यवस्था वहाँ बनी रहती है. तो दिस इज़ अबाउट शुक्र. शुक्र की ये बेसिक फंडामेंटल व्यवस्था है, बेसिक चलने का तरीका है. अब बात आती है कि शुक्र को इससे आगे आप कैसे बनाओगे. आप इससे आगे शुक्र के बारे में क्या बात करोगे. आप कहोगे कि भाई शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है. मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ. शुक्र इज इन द 4th हाउस एंड शुक्र इज इन द 10th हाउस. तो 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र 4th हाउस को देखेगा. ये आप मानते हो भाई हर प्लैनेट अपने से सप्तम देखता है. तो 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र 4th हाउस को देख रहा है और किसी चार्ट का शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है. क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक जैसे हैं क्या ये कि भाई 4th हाउस में बैठा तो भी यही बात है, 10th में बैठा है तो देख रहा है तो भी यही बात है? ऐसा नहीं है. शुक्र जहाँ पे बैठा होगा वहाँ पे वो इनहेरेंट नेचर होगा.
जैसे शुक्र किसी का 4th हाउस में है तो आई विल से यू आर समवन जो कि कम्स टू द फैमिली, बहुत इमोशनल हो, बहुत क्रिएटिव हो और वो तुम्हारे अंदर है। यू आर समवन जो कि शुरू में ही उसको दिखा देते हो, लाइक कोई तुमसे पूछ नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, फिर भी यू आर ट्राइंग टू, या अपनी वो एनर्जी तुम शुरू में ही दिखा देते हो। बट किसी का शुक्र अगर 4th हाउस को देख रहा है, सो इट मीन्स कि घर में अगर लड़ाई होगी, फाइट होगी, दुश्मनी होगी, कुछ होगा, तब वो पर्सन शुक्र को एक्टिवेट करेगा। एंड कैसे एक्टिवेट करेगा? देन ट्राइंग टू, तो पहले फाइट होगी, पहले कुछ डिस्टर्बेंस होगा और तब वो पर्सन जाके इमोशनल होगा। ये एक फ़र्क होता है, इसको आपको सदैव ध्यान रखना है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई मेरा मंगल लगन में बैठा है और मेरा मंगल सप्तम में बैठा है, क्या ये एक बात है? ये बिल्कुल भी एक बात नहीं है। एक है इनहेरेंट एनर्जी, ये आपके पास वो शुरू से है, जैसे मेरे पास ये जैकेट है। सेकेंड इज ठंड लगती है, आई विल गो टू द मार्केट एंड देन बाय दिस जैकेट। सो दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो आपके पास है चीज़ शुरू से, आप पहन के बैठे हो, दूसरा आप जाते हो और आप लेके आते हो। तो जो दृष्टि होती है वो जाके लेके आना है, और जो बैठा हुआ है वो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, उसकी वहाँ व्यवस्था लगी हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब बात करते हैं शुक्र एंड कुछ फेमस कंजंक्शंस की। ये शुक्र की युति जब होती है प्लैनेट के साथ, वो किस तरह व्यवहार करता है। शुक्र और चंद्रमा की युति, ये आपको इंडियन सिस्टम में बहुत देखने को मिलेगा। शुक्र चंद्रमा की युति देखने को मिलेगी, या शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम में मदर इन लॉ जो है वो बिट चैलेंजिंग बन जाती है कई बार फॉर द मैरिज। वो क्यों होता है? क्योंकि शुक्र एंड चंद्रमा जब भी एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक तरह का फाइट है, एक तरह का डिस्प्यूट है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुक्र इज़ इनमिकल, वो टुवर्ड द प्लैनेट मून जो है अपनी अच्छी ऊर्जाओं को नहीं रखता है। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे, द मून इज़ वॉट? एल्डर फीमेल। द मून इज़ वॉट? योर मदर। द मून इज़ वॉट? इमोशंस। द मून इज़ वॉट? मूड स्विंग्स। तो यह पर्सन के साथ दिक्कत क्या आएगी कि ये सारी चीज़ें होंगी एंड दे विल हार्म हिज शुक्र, हार्म हिज वीनस। वीनस इज़ वॉट? रिलेशनशिप। वीनस इज़ वॉट? मैरिज। एंड रिमेंबर, वीनस इज़ द फीमेल यंगर टू यू, जो आपसे एज में कम है, और शुक्र इज़ द चंद्रमा इज़ अ प्लैनेट एल्डर टू यू। इंडियन सिस्टम में यूल सी, अगर बॉय की एज ज़्यादा है, लड़की की एज कम है, दैन दे अप्रिशिएट इट और एक्सेप्ट इट। बट इफ द सिचुएशन जस्ट गोज रिवर्स, दिक्कत हो जाएगी। क्यों होता है? आपको आंसर कैसे मिलेगा? शुक्र एज में कम, चंद्रमा एज में ज़्यादा आपसे, द मेल से, और ये फीमेल्स के ऊपर वैलिड होगा जुपिटर के पॉइंट से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र और चंद्रमा की युति धन के लिए अच्छी होती है, पैसा आ सकता है, कनेक्शंस एक से अधिक रह सकते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत रह सकते हैं पर्सन के। पर्सन एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, बट डल एनर्जीज है। डल एनर्जीज का मतलब है एक जगह रुक जाना, थक जाना, बैठ जाना, क्योंकि जल तत्व बहुत अधिक हो गया। ENT के इशूज़ देखने को मिल सकते हैं। मदर जो है वो इशूज़ लेके आएगी इन द रिलेशनशिप। आसपास फीमेल्स बहुत रहेंगी, बट रिलेशनशिप का डायमेंशन थोड़ा सा वीकअप डायमेंशन रहेगा, इसको ध्यान रख के चलना चाहिए। तो ये होता है शुक्र और चंद्रमा के कनेक्शन से। इन दोनों का कनेक्शन इस तरह से पर्सन को डिस्टर्ब कर देता है, पीड़ित कर देता है, परेशान कर देता है। सेकंड हम बात करेंगे शुक्र और चंद्रमा की, तो आई विल से वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो रिमेंबर, इनकी वजह से आपको कोई फीमेल आपके जीवन में आएगी, ये मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है, कोई फीमेल आपके जीवन में आएगी और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन से निकल जाएंगी, आपके हाथों से निकल जाएंगी। इसका सदैव ध्यान रखिएगा। सेकंड फेमस इज वीनस एंड प्लैनेट मंगल। अब ये कमाल की युति है, इसको अगर किसी ने चार्ट में देखा तो आप ये समझिए मैच मेकिंग हो रही है। अगर आपका चार्ट कोई देख रहा है तो दे जस्ट विल रिजेक्ट इट। दिल से भाई ये जो पर्सन है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, एक से अधिक संबंध रखेगा, इसकी लस्ट ही शांत नहीं होगी, ये लस्टफुल होगा। हमेशा ये होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। आई सीन मैनी चार्ट्स जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें पर्सन को रिलेशन ही नहीं रहे, उसका जाने का मन ही नहीं है टुवर्ड दैम। क्योंकि मंगल इज़ अ प्लैनेट जो कि हमेशा आपको एक वॉर टाइप सिचुएशन में रखता है। तो जब शुक्र मंगल के साथ होता है, अगर अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो रिलेशनशिप्स रह सकते हैं, लस्टफुल भी रह सकते हैं, ठीक है। बट अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप इट इज़ जस्ट इंडिकेटिंग अ वॉर लाइक सिचुएशन कि द पर्सन इज एक्चुअली इन अ वॉर, अ बैटल इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द मेन इशू विद दिस मंगल एंड शुक्र।
थर्ड विल कवर द वीनस एंड केतु। वीनस एंड केतु इज समथिंग जो कि देवी के आप कह सकते हो देवी के कृपा को दिखाता है, देवी के सपोर्ट को दिखाता है। कई बार वीनस और केतु अगर आपके D1 या T9 में साथ हैं, दोनों जगह कहीं पे भी अगर ये हैं या फिर एक दूसरे को देख भी रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो यू जस्ट कैन सी कि भाई ये जो पर्सन है इसका जन्म हो सकता है देवी कृपा से हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी न किसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है, ध्यान रखा जाता है। वीनस और केतु की वजह से ये होता है। वीनस और केतु आपको देवी की तरफ इंक्लाइंड कर देते हैं, देवी की तरफ मूव कराते हैं, और जैसे ये कनेक्शन वर्कआउट करता है, बाहर निकलता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, द पर्सन बिकम सक्सेसफुल। पर्सन को सक्सेसफुल कर सकता है, लेकिन कम्स टू रिलेशनशिप नो लक गाइस, वहाँ पे लक मैटर करेगा ही नहीं। ईदर यू आर समवन जो कि एक्सट्रीमली पीड़ित रहे हो पिछले जीवन में रिलेशंस की वजह से, और वहाँ पे भी चीटिंग एंड लॉयल्टी के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। बट आई विल सजेस्ट इन द अष्टलक्ष्मी फॉर्मेट, इफ़ यू जस्ट वर्शिप माता आदि लक्ष्मी, then things just will be better, cause आदि लक्ष्मी is all about the spirituality और द गज लक्ष्मी, दोनों में से जिसमें कि आपने साधना कर ली, ध्यान दे लिया, पूजा अर्चना कर ली, तो you just will make it better. The situation will be in your control. You will be like, okay, I'm the one, the person controlling it, dominating it. तो ये हो सकता है। फोर्थ फेमस इज वीनस एंड प्लैनेट शनि। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हों तो क्या हो सकता है? वीनस और शनि के साथ होने से, शनि इज अ बिट कोल्ड प्लैनेट, शुक्र इज अ बिट एक्साइटेड प्लैनेट। अब इन दोनों का फंडामेंटल कुछ इस तरह से है कि जब भी शुक्र में शनि की दशा, शनि में शुक्र की दशा, तो ये अच्छा वर्कआउट नहीं करती है। अगर ये दोनों उच्च के हो गए, पावरफुल हो गए, तो और भी ज़्यादा मैलेफिक हो जाता है, क्योंकि दोनों की अप्रोच थोड़ी बदल जाती है। अब ये भी आपको तभी समझ आएगा जब आप ये समझ पाओगे कि आपका शुक्र देव है, दानव है। शुक्र देव दानव कैसे होता है, अलग अलग तरीके हैं उसके होने के, लेकिन देयर वी विल सजेस्ट यू अ वेरी 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 इजी मेथड, जिसमें आप हाउस देख के ही समझ सकते हो। कई एक बार हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड देख लिया था जिसमें चीज़ें बड़ी टॉक्सिक हो गई थी लोगों के लिए। तो शुक्र और शनि के साथ होने से आई जस्ट फील कि आपकी फैमिली में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्पिरिट्स जो होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा 1 2 3 जनरेशन पहले, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं रहा, कोई बॉय तो नहीं रहा, कोई आपका अंकल साइड से कुछ नहीं रहा, जो कि कम एज में ही जिनको आप समझ सकते हैं तो आत्मा फॉर्म हो गए थे। तो ये एक तरह का श्राप जैसा बन जाता है कई बार चार्ट्स में, जिसमें पर्सन कम्स टू द रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ द पित्रास। ये पितृ लोक की ऊर्जाएं इसके अंदर समाहित हो जाती हैं, तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। आई विल नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट कि भाई ये क्या हो सकता है इसमें, वी विल सी कि भाई अगर आपको ये जानना है और समझना है तो जस्ट गिव अस अ कमेंट एंड वी डेफिनेटली विल मेक अ वेरी बिग कंजंक्शन वीडियो जिसमें हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। बट वीनस शुक्र में रिमेंबर द पितृलोका इज द इम्पोर्टेंट लोका फॉर यू, योर फैमिलीज पित्रास दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्स टू द पॉइंट कि किसी भी ओल्ड एज फीमेल या फिर सेकंड रिलेशनशिप या फिर कोई होता है ना, द थिंग इज द पर्सन इज जस्ट सफरिंग फ्रॉम यू कॉल इट ओल्ड एज की, या फिर कोई भी विडो जो है उसकी तरफ इंटरेस्ट हो जाता है, उससे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। वो पॉजिटिव में भी वर्कआउट कर सकता है और नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि शनि की अप्रोच बड़ी रिजेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। शनि सोसाइटी के प्लैनेट मुझे नहीं लगता है, बिकॉज शनि के ही चार्ट के अंदर या राशि के अंदर जुपिटर द मेन प्लैनेट ऑफ सोसाइटी नीच के होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओके गाइस, तो दिस इज द पार्ट वी आर वेटिंग फॉर। वी आर वेटिंग फॉर कि किस तरह से शुक्र को देव, दानव, दिस हाउस, दैट हाउस, इन चीज़ों के अंदर हम समझे। तो जो बेसिक बर्थ चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसका जो राइट साइड है दैट इज़ द देव ऊर्जा, इसके अंदर देव ऊर्जाएं बढ़ती हुई चली जाती हैं, और इसका जो लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर दानव ऊर्जाएं, पाताल की ऊर्जाएं, तो लोअर तल जो होते हैं वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 14 लोकास होते हैं, तो 14 लोकास में अपर के जो लोकास हैं उसको लोका कहा जाता है, लोक है, और नीचे के जो डायमेंशंस हैं उनको तल कहा जाता है कि नीचे के तल हैं। इसमें शुक्र किस तरह से पोजीशनड है ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि आप किस ऊर्जा से बिलोंग करते हो, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो धन है वो किस तरफ जाएगा। कई बार होता है कि पर्सन का जो धन है वो चाहते हुए भी उसका टुवर्ड डोनेशंस नहीं जा पाता है,
और कई बार उसका धन संपदा सब डोनेशन की तरफ चली जाती है। उसके रिलेशनशिप्स उसको वीकनिंग ला के दे देते हैं। कई बार होता है आपके रिलेशनशिप्स आपको और ज़्यादा ये बता देते हैं, ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि दुनिया कितनी राक्षसी है, दुनिया कितनी बेकार है, दुनिया कितनी चालाक है। ये क्यों फंडा अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रिलेशन फेल होगा तो दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे की तरह ही सोचेंगे, दोनों कहेंगे कि बस दुनिया तो बेकार है ना। कई बार होता है कि एक पर्सन कहेगा यार हो सकता है उसको कुछ इश्यूज़ हो, और दूसरा पर्सन कहेगा नहीं भाई वो पर्सन जो है वो है ही चीटर, वो पर्सन जो है ही टॉक्सिक, बेकार है। ये क्यों होता है? और अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, किसी चीज़ को करना है, तो आपको किस समय करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस देवी की तरफ चलना चाहिए, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ मिलेगी। तो बेसिक इज द राइट साइड इज़ द देव ऊर्जाएँ धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं, और द लेफ्ट साइड इज़ द दानव ऊर्जाएँ धीरे धीरे वो भी इंक्रीज होती हुई चली जाती हैं। इनके बीच में एक समुद्र मंथन की तरह एक बैटल, एक फाइट जो है वो चलती हुई रहती है। और जो लगन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लगन को आप क्या कहते हो? द ब्रह्म स्थान, यू कॉल इट द ब्रह्म स्थान। अब अगर आप किसी गुरुजी के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि गुरुजी ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो गुरुजी आपसे कहेंगे उस समय कुछ नई वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ उथल पुथल हो रही होती है दुनिया में। एक्चुअल में जो ब्रह्म मुहूर्त है वो आपकी लगन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पर्सन सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई भी पर्सन हो, XYZ जो भी हो, वो पर्सन उठते ही क्या करेगा? खुद के बारे में सोचेगा, खुद से रिलेटेड काम करेगा, खुद की बॉडी का ध्यान रखेगा। सुबह सुबह खुद को आईने में देखेगा, अपने फेस को देखेगा, अपने बारे में सोचेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। ये सुबह क्यों होता है? इसी को वैदिक ज्योतिष ने कह दिया दिस इज द ब्रह्म मुहूर्त, कि साहब अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। तो लग्न इज द क्रिएटर्स हाउस, इसको ध्यान रखिएगा। व्हेन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री विल, मैं वो फ्री विल है या नहीं है? द क्रिएटर कितना फ्री है, लगन कितनी फ्री है। अब अगर आप किसी बाबा जी से पूछोगे, किसी गुरुजी से पूछोगे, इधर दे विल नॉट आंसर यू और दे विल जस्ट से भाई कुछ ऊट पटांग बात कह देंगे आपसे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त इज दैट इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन इज चैंटिंग मंत्र एट द ब्रह्म मुहूर्त, विल दैट हेल्प? नो। हर समय उसी समय आप करोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। ब्रह्म मुहूर्त इज ऑल अबाउट द मॉर्निंग एनर्जीज। देयर इज नो स्पेशल वाइब्रेशन इन द ब्रह्म मुहूर्त। इट जस्ट इज इंडिकेटिंग कि भाई ये सुबह का टाइम है, ये वो टाइम है जिस समय लगन का उदय होता है। लगन धीरे धीरे राइज कर रही है, पर्सन का उदय हो रहा है। सुबह के टाइम पे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, कोई पर्सन मंगोलिया में बैठा हुआ है, कोई पर्सन अलास्का में बैठा हुआ है। सुबह के टाइम पे अगर वो जगेगा, खुद के बारे में सोचेगा, खुद को आईने में देखेगा, वॉशरूम जाएगा, ये सब क्यों होता है? इट जस्ट इज द ब्रह्म, द क्रिएटर। हम लगन को क्या कहते हैं? तनुभाव, शरीर का भाव है। तो ये ब्रह्म इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज द ब्रह्म मुहूर्त एनर्जी। तो आपको मंत्र चैंटिंग अगर आपका शुक्र लगन के अंदर है तो मॉर्निंग के टाइम पे करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे करनी चाहिए। उसी समय अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ब्रह्म के स्थान पे, लगन के स्थान पे बैठा हुआ प्लैनेट वैदिक ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नोट इट डाउन कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लाइक कम्स टू अदर प्लैनेट, कोई इसके समान है ही नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान पे बैठा हुआ है। दिस इज द क्रिएटर। वीनस इज वॉट? वीनस इज द लग्जरी, वीनस इज द फाइनेंसेस, पैसा, धन, संपदा, रिलेशनशिप, सब कुछ वीनस है। अब ये क्या बन गई है? ये क्रिएटर बन गई है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो यू विल फील यू आर द क्रिएटर, एंड अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो यू विल फील कि यू आर नॉट द क्रिएटर। आपके पास अच्छी ऊर्जाएं, ताकत जो है वो नहीं है। तो आपको फ्री विल जनरेट करने में, क्रिएटर बनने के अंदर ये सारी चीज़ें वीनस की मैटर अप करती हैं, और ये आपके आसपास है। दीज आर द एनर्जीज जिनके साथ आप पिछले जीवन में बहुत कनेक्टेड थे। अगर आई विल सी समवन्स वीनस इन द लग्न, आई विल से यू आर समवन जो कि शुक्र से बहुत प्रभावित है, जल तत्व से बहुत प्रभावित है। जल तत्व मेक्स यू मोर एंड मोर फिलोसॉफिकल, जल तत्व मेक्स यू मोर एंड मोर द टीचर टाइप ऑफ एलिमेंट। यू से ठीक है यार, तो प्रैक्टिकल नहीं बनाता है। शुक्र का लगन में होना पर्सन को प्रैक्टिकल नहीं बनाता है। शुक्र का लगन में होना पर्सन को फिलोसफिकल बनाता है। शुक्र का लगन में होना पर्सन को इमोशनल बनाता है। बट कम्स टू प्रैक्टिकल, नाना, इट जस्ट इज अ मिसकंसेप्शन दैट शुक्र मेक्स यू अ प्रैक्टिकल पर्सन। शुक्र इज द जल तत्व, वो आपको नहीं बना सकता है। लगन का शुक्र, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करती हैं। सो इफ लगन में शुक्र है, पर्सन इज अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप, पर्सन इज अफ्रेड ऑफ मैरिज, पर्सन इज अफ्रेड ऑफ पैसा कमाना, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन पे है। उसका कुछ ना कुछ लॉस हो चुका है, एक गलत नीचे की तरफ उतरना दिखाई देगा।
और अगर यही पर्सन रिलेशंस की तरफ किसी फीमेल को अच्छा फील कराने की तरफ इन्वेस्ट कर जाए या इंटरेस्ट कर जाए तो उसकी लगन राइज करेगी। लगन इज द क्रिएटर, द पर्सन विल हैव द फ्री विल, द पर्सन विल फील कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो लगन में अगर आपने शुक्र देखा और पर्सन इज लिविंग इन एनवायरनमेंट जो कि बड़ा बेकार सा है, साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल प्रदूषित है, तो विल कॉल इट भाई तेरा जो फ्री विल है ना घटता हुआ चला जाएगा। अब ये चीज़ें थोड़ी अलग है। कई बार आप वीडियोस स्क्रॉल करोगे देखोगे यूपीएससी स्टूडेंट स्टडीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसमें आसपास आपके धूल जमा हो जाए, आपके ऊपर 10-10 किलो मिट्टी जमा हो जाए। तो ये क्या है, जनरलाइज कर देना है। किसी को सफलता मिल गई, हो सकता है उसका शनि बैठा हो लगन में, लेकिन अगर आपका शुक्र है तो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या डिफरेंट व्यवस्था है। हर इंसान के लिए एक डिफरेंट व्यवस्था है। लगन का बैठा हुआ शुक्र इन चीज़ों को दिखाता है। इट जस्ट कैन मेक यू द क्रिएटर। अगर आपको रिलेशनशिप में इशूज़ हैं, मॉर्निंग का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। दैट टाइम अगर आप माता लक्ष्मी के 12 नेम्स में से कोई भी नेम को चैंट करना शुरू कर दें, दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द रिलेशनशिप ट्रबल। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप रिलेशनशिप को सस्टेन करते हो, बनाते हो, चलाते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे। ब्रह्मा को, द लगन को, क्रिएटर को बहुत चैलेंजेस और श्राप देखने को मिलता है। देयर इज द कर्स। ब्रह्मा की पूजा आप देखेंगे कहीं होती है? नहीं देखेंगे, नहीं पाएंगे। तो आपके पास ज्ञान होते हुए भी या तो उसकी वैल्यू अप नहीं होगी या फिर उसकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। इसको ध्यान रख के चलिएगा। बहुत लोग होते हैं शुक्र को लगन में लेके बैठे हैं, 5th हाउस में लेके बैठे हैं, पाइसेस में लेके बैठे हैं, एंड दे आस्क मी भाई सब कुछ तो है और उनको गुस्सा आता है। इट्स लाइक उनको एस्ट्रोलॉजर को देख के ऐसा गुस्सा आता है कि इसको पकड़ के पीट गिरा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कहेगा पाइसेस में शुक्र है, बड़ा शानदार शुक्र है। बट यू नॉट अंडरस्टैंड द बिहाइंड थिंग इज कि ब्रह्मा को दोष लगा हुआ है और उसको दोष है श्राप का, बंधनों का। ब्रह्मा द क्रिएटर, फ्री विल है उसके पास, उसे बंधनों में नहीं बंधना है। तो लगन का शुक्र बंधनों की दिक्कत देता है। बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे लगन का शुक्र है, कम्स टू मैरिज चैलेंजेस है, कम्स टू द प्रॉपर कमिटमेंट रिलेशनशिप के अंदर जो बंधन होता है, चैलेंजेस वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये समस्या क्यों है? इस समस्या का आंसर है कि भाई आपका जो लोक है वो इसी तरह का है। जो आसम वन जो कि सतलोक को बिलोंग करते हो, ब्रह्म लोक को बिलोंग करते हो, तो आपने कुछ नेगेटिव नहीं करा है टुवर्ड वीनस। आपने उसके लिए कुछ बेकार नहीं करा है। एक ही प्रॉब्लम लाइफ आफ्टर लाइफ रही है, एंड दैट इज द समुद्र मंथन थिंग। बिकॉज वेयर द समुद्र मंथन इज गोइंग, द राइट साइड इज द देव, द लेफ्ट साइड इज द दानव, द बीच इज द समुद्र, द बीच इज द पर्वत, और उसके बीच में एक रस्सा कसी है, मंथन है। इसीलिए मैरिज को यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर ही वो जो पर्वत है वो व्यवस्थित होता है, तभी उसको आप मथोगे। नहीं तो इंडियन सिस्टम में शुरू में ही लिख दिया होता द वेदास में और द पुराणास में कहीं पे भी कि भाई मैरिज मत करो, ख़त्म करो, इसको मत करो। देखिए नहीं लिखा गया, देयर इज अ फोर्स कि आपको उसमें जाना होगा। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मटेरियल ग्रोथ के अंदर मैरिज, कमिटमेंट वाले रिलेशंस मैटर अप करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। और अगर आप इनमें जाते हो तो आपको ब्रह्मलोक की एनर्जीज ज़्यादा फील अप होंगी, या आपको अपर की लोकास की तरफ लेके जा सकता है, टॉप लोकास की तरफ लेके जा सकता है, वेयर यू विल फील कि भाई ठीक है यहाँ पे एक शांति है और फ्री विल है मेरे पास। तो चैलेंजेस नहीं है क्या? बहुत हैं। और वो कब है? जब बात आएगी कमिटमेंट की, जब बात आएगी किसी रिलेशन को जस्ट होल्ड अप करने की या फिर मैरिज को चलाने की एंड ऑल, तब वहाँ पे चैलेंजेस हैं। लेकिन उनको वर्कअप करना, उनको शांत रखना आपके लिए आवश्यक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। कैसे किया जा सकता है? मॉर्निंग का टाइम, आई टोल्ड यू, वो ब्रह्म में ही वर्कअप करेगा। आप किसी गुरु बाबा जी से पूछोगे, द पर्सन जस्ट कांट टेल यू, दे विल जस्ट टेल यू द वाइब्रेशन और द देयर इज थिंग और द देयर इज अ कॉस्मिक डांस इज गोइंग ऑन, बट द एक्चुअल थिंग इज दैट इज द राइजिंग द ब्रह्म एनर्जी। नाउ कम्स टू द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में क्या हो सकता है? तो सेकेंड हाउस का शुक्र जब आप देखोगे तो यूल फील कि भाई सेकेंड हाउस इज समथिंग अबाउट शुक्र, समथिंग अबाउट मून। तो ठीक है, शुक्र मून की एनर्जी है। हो सकता है पर्सन थोड़ा इमोशनल मिल जाए, थोड़ा सा भावनात्मक मिल जाए, क्रिएटिव मिल जाए, या फिर मैं थोड़ा सा एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, ये सब आप फील करोगे। आई टोल्ड यू वन थिंग, द राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट इज द देव, द लेफ्ट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट इज द दानवा। इसके अंदर नीचे के तल आते हैं। सेकेंड हाउस को कौन सा तल कहते हैं? इसका नेम है रसातल। रसातल, रसातल के अंदर मेन थिंग इज द सेल्फिश एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सेल्फिश इशूज़, कि ईगोइस्टिक इशूज़ आएंगे या फिर सेल्फ के इशूज़ आएंगे। सेल्फिश द पर्सन, सामने वाला,
तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एंड आई से भाई कुछ इश्यूज आएंगे, तो आई विल पुट द सेल्फिश थिंग फर्स्ट कि भाई सेल्फिश हो सकता है कोई पर्सन। सेकंड इज़ द ईगो के क्लैशेस आ सकता है। ये दो चीज़ें मैं प्राइम पे रखूँगा। इसके अलावा आई विल नॉट से कि भाई ये थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा तो जा ही मत, तेरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कि इश्यूज़ हैं तो ये हैं और ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इनका कोई कहे सॉल्यूशन, आपका प्लैनेट रसातल में अटका हुआ है, ये देव ऊर्जाओं का विरोध करता है, उसको भी अभी हम समझेंगे। तो रसातल के अंदर सेल्फिश वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फिलअप करनी पड़ती हैं। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, सेकंड दिस इज़ ऑल अबाउट यू से जितने भी नीचे के तल होते हैं वो होते तो सरपेंट्स के ही हैं, सर्पों के ही हैं, लेकिन सेकंड हाउस में सर्पों की प्राइम एनर्जी जो है वो सेकंड और थर्ड हाउस में देखने को मिलती है। सेकंड हाउस में यू विल फील कि भाई यहाँ पे जो सरपास एनर्जीज है वो बिट सेल्फिश है, बिट हाइड करने वाली है। सरपास के भी जो अलग अलग वेज हैं, अलग अलग उनकी डायमेंशंस हैं, तो यहाँ के जो सर्प एनर्जीज हैं वो हाइडिंग है, चीज़ों को छुपाने वाली है, तो उसका सामना यहाँ पर्सन को करना पड़ता है। द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द सेकंड हाउस इज पर्सन जो है वो एक इमोशनल पर्सन यस मिल सकता है। सेकंड यू कैन से कि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको धन संपदा के लिए बहुत अच्छा है, पैसों के लिए ये शुक्र बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव में मटेरियल वेल्थ के लिए अच्छा है। कम्स टू द रिलेशनशिप पार्ट, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, द सेल्फिश और द ईगो, या फिर कोई चीज़ है जो हिडन है। इन 2 से 3 तरह के चैलेंजेस को पर्सन को फेसअप करना पड़ेगा। ये रसातल है। रसातल इज ऑल अबाउट द रस। सी रसातल, रसातल मीन्स द रस का तल। तो इसमें रस होना चाहिए, इसके अंदर जो रस की ऊर्जाएं हैं वो होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन कहे कि मेरे ये हाउस है और इसके अंदर रस नहीं है, मेरा जो रिलेशनशिप है इस लाइक कोल्ड है, ड्राई है, चलता जा रहा है, मुझे नहीं पता इसमें होगा क्या, सेकंड हाउस का शुक्र है, I'll just say come out of it. The thing is, you got a Shukra in the house where the rust is prime or very important. So if there is something wrong, अगर वहाँ पे कुछ बैटल है, कुछ ठीक नहीं है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है किसी तरह की फाइट हो सकता है आपका जो पर्सन है वो देव ऊर्जाओं को बिलोंग करता है, यू आर द दानव एनर्जीज, शुक्र इज द दानव साइड पे है, तो दोनों में एक बैटल हो, युद्ध हो, चल रहा है और वो आपको परेशान कर रहा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोल्ड हो गया, ड्राई हो गया, उसके अंदर डंप हो गया, बिल्कुल ड्राइनेस आ गई, तो बस वहाँ से कुछ ना कुछ निकलने की वाइब्रेशन सेटअप होने लगी है। ओवरऑल सेकंड हाउस का शुक्र आपके लिए अगर मैं मटेरियल रिजल्ट्स की बात करूँ तो सिंपल रिजल्ट्स वही होते हैं कि आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका जो भी पर्सन होगा उसकी आईज़ जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, उसके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव बना देगा, उसके फैमिली के अंदर पास जो है वो वेल्थ की एक्यूमुलेट कर देगा। कई लोग हैं जिनके सेकंड हाउस में शुक्र है, मटेरियल पे ये बहुत अच्छा है, आई टोल्ड यू मटेरियल पे अच्छा है। इश्यूज़ कहाँ पे हैं, दिस इज़ द साइड जहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब ऐसे पर्सन को मैनिफेस्टेशन किस समय करना चाहिए, जो रात का टाइम है ना उस समय आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। यू गॉट अ शुक्र इन द सेकेंड एंड यू आर डूइंग इट द रेमेडीज इन द मॉर्निंग और द डे टाइम, इट विल नॉट वर्क। वाई इट विल नॉट वर्क? कॉज योर शुक्र बिलोंग्स टू द नीचे के तलों में होता क्या है, प्रकाश नहीं जाता, लाइट नहीं जाती। तो यहाँ पे जो होगा वो कब होगा, वो रात के टाइम पे होगा। एंड इफ यू सी, आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, द पाताल इज द यूएसए, ओके, इन द कैटेगराइजेशन। अगर आप यूएसए को देखो और इंडिया सिस्टम को देखो, इंडिया में जब दिन होगा तो वहाँ पे रात देखने को मिलेगी, यहाँ पे जब रात होगी तो वहाँ पे दिन देखने को मिलेगा। सो यू गॉट इट, हाउ साइंटिफिक दिस इज, इट जस्ट इज। कहीं से भी आप पकड़ो, यहाँ से कान पकड़ो, घुमा के पकड़ो, आपको आंसर रिजल्ट एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे दिन सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो सेकेंड हाउस का शुक्र है, आल से मैनिफेस्टेशन शुड बी इन द नाइट टाइम, ये नाइट के टाइम पे होना चाहिए, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। और द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मस्ट बी लेस, रिलेशनशिप के फ्रंट पे जितना कम हो उतना बेटर है। जितना यू आर डीलिंग विद द पर्सन आई थिंक इज अ गोल, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कब चांसेस बन सकते हैं किसी रिलेशन के, देखिए अगर मैं एज की फैक्टर की बात करूँ सो 26 इज़ अ गुड ईयर, जहाँ पे कोई रिलेशन के चांस बन सकते हैं। 25, 26 यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। अर्ली एजेस पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सोसाइटी एप्रिशिएशन सपोर्ट कम आएगा। और ये भी होता है कई बार पर्सन को द लव मैरिज के कुछ चांसेस हैं क्या, शुक्र का सेकंड हाउस में होना इंडिकेट करता है कि कुछ चांसेस बन सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हिडन होगा पर्सन के अंदर। द पर्सन वांट्स कि उसका पैसा, उसके रिलेशनशिप या तो छुप के चले या फिर सोसाइटी से थोड़ा सा अगेंस्ट में चले। पैसा यहाँ पे आपका अगर धर्म कार्यों में लग जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार है ईश्वर का, क्योंकि यहाँ नहीं लग पाएगा, धर्म कार्यों में नहीं लग पाएगा, कितना भी पैसा हो जाए।
ये इस हाउस की समस्या है। तो अगर आपका पैसा धर्म के कार्यों में लग रहा है तो बिलीव मी गाइस, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ, मेरा पैसा किसी अच्छे वर्क की तरफ जाने लगा। इससे भी रिलेशंस के अंदर बेटरमेंट देखने को मिलेंगे। नाउ कम्स द थर्ड हाउस। द थर्ड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। आप जब वैदिक ज्योतिष को समझोगे तो यूल से कि राहु का जो उदय होता है थर्ड हाउस से होता है। आद्रा नक्षत्र यहीं पे आता है। यहाँ पे जुपिटर वर्क नहीं करता है। जुपिटर क्या है, देव ऊर्जा है, तो वो वर्क नहीं करती है। एक्चुअल में थर्ड हाउस इज द हाउस जो महातल को दिखाता है। ये वो हाउस है जो महातल की एनर्जीज को अपने अंदर समेट के रखे हुए है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो स्नेक्स हैं, यहाँ के जो स्नेक्स हैं, जो नीचे के तल होते हैं, वो स्नेक्स कंट्रोल्ड होते हैं। लाइट वहाँ नहीं जाती है, इल्यूमिनेटेड होते हैं, प्रकाश होता है, लेकिन वो जेम स्टोन्स का है या फिर किसी ऐसी चीज़ का है जो कि आर्टिफिशियल है, बाय नेचर आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रकाश है। थर्ड हाउस का बैठा हुआ शुक्र आर्टिफिशियलिटी इन द रिलेशनशिप बहुत ऐड ऑन कर देता है, आर्टिफिशियल बना देता है या तो रिलेशंस को। ओके गाइस, तो थर्ड हाउस एंड प्लैनेट शुक्र। तो आप जानना चाहते होंगे थर्ड हाउस का अंदर जो शुक्र है वो किस लोक पे, किस तल पे बैठा हुआ है। तो नीचे के जो लोकास होते हैं, जो डायमेंशंस होती हैं, उनको तल कहा जाता है। थर्ड हाउस जो है वो महातल को रिप्रेजेंट करता है। महातल क्या है? महातल इज द तल जहाँ पे जो स्नेक एनर्जीज हैं, जो सर्प एनर्जीज हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। फर्स्ट इज एग्रेसिव एनर्जीज बहुत है, एंड सेकंड इज वो देव ऊर्जाओं के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। इसको ध्यान रखिएगा। जो राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट होता है देव ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर प्रकाश है, लाइट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जहाँ पे सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो लेफ्ट साइड होता है वो मटेरियल है। और ये जो थर्ड हाउस है ये महातल है। इसके अंदर बैठे हुए जो स्नेक्स होते हैं उनके होर्स बहुत बड़े हैं, मतलब काफ़ी विशालता यहाँ देखने को मिलेगी, काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। तो जब भी आपका शुक्र थर्ड हाउस पे आएगा, वो महातल पे आके बैठ गया, यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन के पॉइंट बने कि फर्स्ट इज आपका जो पर्सन है, जो भी आपका रिलेशन रहेगा, रिलेशनशिप में रहोगे तो पर्सन आपको डोमिनेंट देखने को मिल सकता है। आई विल नॉट से कि एग्रेसिव होगा, बट हाँ मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ के जो स्नेक्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। तो एक मजबूत पर्सन, मजबूत ऊर्जा जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड थिंग क्या हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव है ये थर्ड हाउस, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं आप जानते हैं कि वो उनकी कर्लिंग पावर आपको जकड़ के रख देता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज थर्ड हाउस के अंदर हमेशा फ्लो करती रहती है। थर्ड इशूज़ की लाइन में कौन से इशूज़ यहाँ पे आते हैं? अगेंस्ट द देव एनर्जी। देव एनर्जीज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं। तो देव एनर्जी क्या है कि भाई जल्दी मैरिज हो जाए, या फिर सोसाइटी एक्सेप्टेड मैरिज हो जाए, या फिर एक रिलेशन के अंदर आप रहें, लॉयल पर्सन मिल जाए आपको। ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ी दब जाती हैं। पर्सन की जो इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं जो बने हुए नॉर्म्स है, जो सेटअप है, उसके अगेंस्ट में जाने की होती है, उसका विरोध करने की होती है। आपको हर पर्सन ये जरूर कहता हुआ मिलेगा कि थर्ड हाउस में आपका शुक्र है, सो योर कम्युनिकेशन विल हेल्प यू इन कमिंग इनटू रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शॉर्ट ट्रैवल रहेंगे, आसपास जाना रहेगा, वहाँ कोई पर्सन देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर मीटिंग द पर्सन क्या होगा, कब मैनिफेस्ट करना चाहिए, इनका आंसर कहाँ मिलेगा? आफ्टर मीटिंग द पर्सन और द आउटलुक ऑफ द पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये हमेशा देखने को मिलेगा। ये आपका आउटलुक स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा। द सामने वाला पर्सन जो है उसका आउटलुक स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा। इवन इन द फीमेल चार्ट में, फीमेल हॉरोस्कोप्स में भी ये पॉइंट वर्क करेगा। सेकंड थिंग क्या होगा कि कहीं ना कहीं पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्राइक अप करेंगे, तो वो एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेगेटिव साइड में भी यही आएगा कि भाई एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, या फिर ये पर्सन ऐसा है जो कि किसी भी पॉइंट पे जा सकता है, मीन्स कितना भी लोअर जा सकता है, कैसे भी ये जस्ट बहुत लोअर जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से बनता हुआ हो। थर्ड, मैंने कई चार्ट्स के अंदर देखा है कि वीनस जब थर्ड हाउस के अंदर होता है, सो व्हाट हैपन्स इज कि आपका जो पर्सन होगा या तो वो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाएगा, या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक की तरफ चला जाएगा। और द थर्ड हाउस का इन्फ्लुएंस इस तरह से आएगा कि उसके चार्ट के अंदर, सामने वाले के चार्ट के अंदर, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ट मैचिंग। तो सामने वाले के चार्ट के अंदर बहुत प्लैनेट्स अगर राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट, राइट साइड का मतलब 9वां भाव, 10वां, 11वां, 12वां, इनमें है, तो थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि सीधा एक विरोध आ गया, एक बैटल आ गई। अब ये चार्ट मैचिंग कहीं पे भी हो जाए, कोई भी इसको कर दे, लेकिन इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप एक विरोध देखने को मिलेगा।
So the planet should be on the left side, more on the left side. So you just can tune in, connect with the person. उसके साथ वो ट्यून इन और जो कनेक्ट है वो यहाँ पे डेवलप हो पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और क्या पॉइंट आप थर्ड हाउस के बारे में कह सकते हो, महातल है तो मैनिफेस्टेशन जो है वो नाइट के टाइम पे करना चाहिए। क्यों नाइट के टाइम पे करना चाहिए? वर्क ही नाइट के टाइम पे करेगा। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप का इशू है तो नाइट के टाइम पे या तो आप रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोचोगे, और अगर किसी ने आपको रिलेशन में चीट करा, हर्ट करा, कुछ भी करा, सो दैट विल नॉट ब्रिंग द स्पिरिचुअल अवेयरनेस और वो, बट हाँ एग्रेशन लेके आएगा, गुस्सा लेके आएगा, और थोड़ा सा आपको और बताएगा कि यार दुनिया कितनी ज़्यादा बेकार है। तो दुनिया कितनी बेकार है, बनी हुई व्यवस्थाएं कितनी बेकार है, ये यहाँ पे पता लगता है। अर्ली एज मैरिज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा मानना चाहिए। लाइक 27 पे एक चांस बनता है, 29 पे एक चांस बनता है, 35 पे एक चांस बनता है। तो ये कुछ एज नंबर्स हैं जहाँ पे कुछ चांसेस आपको मैरिज फ्रंट के देखने को मिल सकते हैं। अर्ली हो जाए तो बहुत अच्छा, एक के अंदर आप रहें तो दी बेस्ट है, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो वन रिलेशन से ज़्यादा रिलेशंस देखने को मिलते हैं, मल्टीपल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, और पर्सन हमेशा एक पॉइंट फील करता रहता है दैट नो मैटर व्हाट आई डू इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन बट द अदर पर्सन इज जस्ट अगेंस्ट मी, ये मेरे अगेंस्ट में, मेरे खिलाफ में, ये हमेशा फील करता है। तो चार्ट मैचिंग में क्या आपको ध्यान रखना है, द राइट साइड ऑफ द समवन्स चार्ट शुड नॉट हैव टू मैनी प्लैनेट्स, उसमें बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स ना हो, उतना आपके लिए ठीक है। नहीं तो होगा क्या, समुद्र मंथन हो जाएगा, विरोध लग जाएगा, एक बैटल लग जाएगी, कनेक्शन में एक बैटल आ जाएगी। तो ये आपको एक पॉइंट है जो कि चार्ट मैचिंग में बहुत हेल्प अप करेगा। एज फैक्टर हमने कवर करा, कैसा पर्सन हो सकता है कवर करा, कब मैनिफेस्ट करना चाहिए ये कवर करा, और तल को कवर करा, द महातल। आप कई बार लॉर्ड विष्णु की कुछ इमेजेस देखोगे जिसमें वो शेष नाग पे सोए हुए हैं। लॉर्ड शिवा की इमेज देखोगे, उन्होंने वासुकी जो है धारण कर रखा है। पीपल आस्क मी भाई ये क्या है, कि कई लोग होते हैं जो वेस्टर्न लोग हैं, जो कि अब अंग्रेज हैं, लाइक टिपिकल अंग्रेज हैं, टिपिकल साइंटिफिक लोग हैं। दे आस्क कि भाई आपके हर भगवान सर्पों के साथ इतने कनेक्टेड क्यों हैं? एंड द आंसर इज सिंपल, दैट हिंदू सिस्टम बिलीव्स इन द देव एंड द दानव फाइट, लेकिन जो हमारे ईश्वर है उसके ही अंदर ये नीचे के तल भी हैं। तो हमारा ईश्वर जब सर्प को होल्ड करता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ईश्वर इज द देव एनर्जी, एंड द होल्डिंग द सर्प एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि भाई नीचे के तलों को भी यही होल्ड करते हैं। तो कोई मुझसे कहे कि लॉर्ड विष्णु थर्ड हाउस में नहीं है, आई विल नॉट बिलीव इट। आई अंडरस्टैंड कि लॉर्ड विष्णु यहाँ पे हैं बट द नाग फॉर्म में है, उनकी जो सर्प एनर्जीज हैं वो ज़्यादा है। तो रेमेडीज़ में आपको सर्पों की पूजा और सर्प को मारने की सोच लेना भी एक पाप है आपके लिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नागपंचमी एंड ऑल कई फेस्टिवल्स आते हैं सर्पों के, तो वहाँ पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो रिलेशनशिप में किसी भी तरह का इशू हो वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। कोई टेम्पल ऐसा देखना चाहिए जहाँ पे लॉर्ड विष्णु या तो सोए हुए हो नाग के ऊपर, या शिव जी ने नाग को होल्ड कर रखा हो। बात आती है फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस को आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो तलातल। फोर्थ हाउस इज द तलातल। तो शुक्र जब फोर्थ हाउस में होता है तलातल की एनर्जी आती है। सिंपल आप एस्ट्रोलॉजी के सेशंस देखोगे, फोर्थ हाउस शुक्र, चंद्रमा की ऊर्जा है, जुपिटर अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल मिल गया, कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ पॉइंट हो सकता है। और द थर्ड हाउस में हमने एक पॉइंट कवर नहीं करा, द थर्ड हाउस मेक्स यू बिट कन्फ्यूज, यू शुड बी प्रैक्टिकल और इमोशनल इन द रिलेशनशिप। इसको हम कभी आगे किसी सेशन में देखेंगे। तो फोर्थ हाउस जो है वो तलातल है, फोर्थ हाउस के अंदर तलातल की एनर्जीज रहती हैं। ये भी बिलोंग तो स्नेक्स को ही करता है, लेकिन ये माया को, द माया को बिलोंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देयर इज द थिंग, एक हाउस, एक लोक, एक तल, नीचे के जो लोकास एंड डायमेंशंस हैं वो तल हैं, तो ये माया को बिलोंग करता है। नाउ माया इज व्हाट? वो माया इज हु? माया इज द डेमोनिक एनर्जी, जहाँ पे अच्छी बात क्या है, मटेरियल बहुत है, पैसा बहुत है, धन बहुत है, संपदा बहुत है। इश्यूज़ क्या हैं कि कम्स टू द स्पिरिचुअल बातें, उसके टुवर्ड उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल आनंद नहीं मिल पाता, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। शुक्र अगर आपका फोर्थ हाउस में है, आई विल से कि भाई मटेरियल पे इतना कंसर्न होने की आवश्यकता नहीं है, पैसा आ जाएगा, धन संपदा बन जाएगी, व्यवस्थाएं बन जाएंगी, एसेट्स क्रिएशन हो जाएगा। दो कारक भावनाशा एंड ऑल कि भाई आपका घर नहीं बनेगा एंड ऑल, ये चीज़ें नहीं माननी चाहिए। माया के फोर्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट हो, फोर्थ हाउस में शुक्र हो, तो पर्सन का घर बन जाता है, क्योंकि माया के पास जो हाउस है वो ज़रूर है। कभी माया की स्टोरी को देखेंगे कि माया ने कैसे लॉर्ड जो शिवा का फॉर्म है त्रिपुरारी, उनके साथ
उनसे वरदान प्राप्त करा एंड ऑल, बहुत चीज़ें हैं गाइस, बहुत चीज़ें हैं। तो दो 4th हाउस में आपको संपदा की चिंता कम लेनी चाहिए। यहाँ पे कंसर्न क्या हो सकता है, द सेटिस्फैक्शन, द फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से आता है। तो इश्यूज़ में मैं डालूंगा द फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, वो नहीं आ पाता है। आप किसी रिलेशन में हो, रिलेशन के अंदर आपको टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, बट द आउटकम में जो फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो यहाँ पे डेवलप होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंसर्न के पॉइंट में इंक्लूड होता है। अच्छी बातें क्या हो सकती हैं, पर्सन आसपास से मिल सकता है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके घर का ध्यान रखे, पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा होल्ड अप करने की कोशिश नहीं करेगा, और लुक वाइज काफ़ी अच्छा पर्सन देखने को मिल सकता है। एज फैक्टर में आई विल से कि 28, 29 ये अच्छे फैक्टर्स बनते हैं, और द सेकंड में 37 तक जो चांसेस है मैरिज के ठीक ठाक चांसेस बने रहते हैं। तो 28, 29 हो गया, 28, 29 का ब्रैकेट हो गया, और द 32 का ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे चांसेस ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप अच्छे खासे बन सकते हैं। बट कम्स टू द इशू द फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन, तो ये चीटिंग नहीं है, कोई चीटिंग एंड ऑल कोई कहे तो आई नॉट कि भाई ठीक है, वो हो सकता है नहीं हो, बट द इशू इज द फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन, जो आपको उससे चाहिए वो मिलना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन क्या है, या फिर ये क्या चीज़ है। दिस इज द हाउस ऑफ माया गाइज, माया इज द मदर, माया इज द मदर। तो इफ द इशू इज अराइजिंग और द कमिंग, इट जस्ट इज कमिंग फ्रॉम द मदर साइड। तो मदर या फिर कोई आपसे एल्डर फीमेल है, तो उसका बहुत ज़्यादा व्यू या पॉइंट लेना इन द रिलेशनशिप इज़ नॉट अ गुड एडवाइस फॉर यू। बट या द इशू इज़ कमिंग फ्रॉम द फिलोसफिकल फ्रंट। तो फिलोसफिकल साइड से यहाँ पे इश्यूज बने रहते हैं, आते रहते हैं। ये एक समस्या 4th हाउस के अंदर बैठे हुए शुक्र की होती है। किसी और पर्टिकुलर सेशन के अंदर इसको और डिटेल में कवर अप करेंगे, क्योंकि 4th हाउस का शुक्र इज़ नॉट दैट बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी या सामान्य तौर पे मिल जाता है। अगर आपके पास है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। मैनिफेस्टेशन तो होना ही रात के समय चाहिए, या फिर ऐसे कोने में बैठ के करिएगा करके जहाँ पे प्रकाश नहीं आता, लाइट बहुत नहीं आती है। कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, माता लक्ष्मी जो है उनके 12 नेम्स में से जो आपको अच्छा लगे आप उसे चेंट कर सकते हैं। एक अच्छा उपाय, एक अच्छा पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि शुक्र जब 4th हाउस में होगा तो पर्सन, जो भी पर्सन हो, शुक्र इन द 4th हाउस, कि भाई मेरा शुक्र 4th हाउस के अंदर है, तो यहाँ पे जो आपका पर्सन है या फिर जो भी इस सेशन को देख रहा है, उसके लिए उसकी मदर के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि मदर नॉट प्लेइंग रिलेशनशिप में रोल बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है देखना। और अगर आप अपने घर के अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम करके, कोई अच्छा देवीय प्रोग्राम करके लोगों को खाने पे आमंत्रित करते हो, तो बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। ऐसे टेम्पल में पूजा अर्चना करनी चाहिए जहाँ पे देवियों की व्यवस्था ज़्यादा है, लाइक टेम्पल के अंदर देवियाँ काफ़ी हैं, करते हो तो चीज़ें और व्यवस्था काफ़ी ईजी आपके लिए हो सकती है। नाउ कम्स द 5th हाउस। 5th हाउस में बैठा हुआ शुक्र किस तल को रिप्रेजेंट करता है, क्या आप बता सकते हैं? 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र क्या बताएगा, क्या कहेगा? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। पर्सन विल फील ओके, रिलेशनशिप में चीज़ें हैं, रिलेशनशिप वर्कआउट करेगी, इमोशंस रहेंगे, फीलिंग्स रहेगी, ठीक है, ये एक एक्सेप्टेड बात है। बट आई सीन मैनी चार्ट्स 5th house शुक्र in the Pisces sign, and you wouldn't believe guys, the person just had 2 or 3 or 4 marriages, क्योंकि कई तो रिलेशन ही फेल हो गए थे। ऐसा क्यों होता है? 5th हाउस के अंदर ऐसा क्या है? 5th हाउस in the name represent or signifies the सुतल। नीचे के तलों में, नीचे के जो तल है 7, उनके अंदर अगर कोई अच्छा तल है तो वो है सुतल। नेम है सुतल, सु मीन्स अच्छा, तो अच्छा तल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तल क्यों है? ये अच्छा तल है क्योंकि एक समय दानवों के राजा, ठीक है, दानवों के राजा बलि ने यज्ञ करा था, एंड द यज्ञ थिंग इज कि भाई वो सब कुछ दान कर देंगे, स्वर्ग प्राप्त करना है। स्वर्ग कहाँ है चार्ट में? नवम भाव, नवम इज द स्वर्ग, रिमेंबर 9th हाउस इज द स्वर्ग। स्वर्ग उनको प्राप्त करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। वामन अवतार आप कथा सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे जब आप इन चीज़ों को, तो लॉर्ड विष्णु ने उनसे वो ले लिया था, इज लाइक जमीन ले ली उनसे, छल कर दिया, एक तरह का छल था। लेकिन दान पता है क्या करा था लॉर्ड विष्णु ने? क्या उनको वरदान दिया था? दैट आई विल रिजाइड इन दिस पर्टिकुलर लोका, कि मैं इस लोक के अंदर हमेशा रहूँगा।
वो भी स्लीपिंग स्टेट में, शयन अवस्था के अंदर। तो फिफ्थ हाउस का शुक्र इज समथिंग जो कि नेगेटिव साइड में चीटिंग्स को या बलिदान को दिखाता है। अगर आपका शुक्र पंचम भाव में है, बलिदान के लिए तैयार हो जाइए। नो मैटर व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स सेइंग कि भाई फिफ्थ हाउस का शुक्र इज द रिलेशनशिप एंड ऑल, बट यहाँ बलिदान, समर्पण, त्याग एक्सट्रीम का है। त्याग समर्पण नहीं, बट बलिदान है। जो बलि ने करा था दान, तो बलिदान हो गया। तो यहाँ बलिदान है, किसी न किसी रिलेशन के लिए या रिलेशन का बलिदान देना पड़ सकता है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए पर्सन को। अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? अच्छी बातों के अंदर लॉर्ड विष्णु प्रेजेंट रह सकते हैं। तो पर्सन एक वैष्णवाइट जो कहते हैं कि विष्णु के, लॉर्ड विष्णु की तरफ नेचुरली इंक्लाइंड होता है। कहीं ना कहीं इसकी फैमिली लाइनेज में आपको लॉर्ड विष्णु की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एक से अधिक संबंध पर्सन के आराम से रह सकता है। पर्सन एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो सकता है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो स्वर्ग को प्राप्त कर ले, संपदा भी मिल जाए उसे और अध्यात्म की प्रगति भी हो जाए। ये उसकी बेसिक इच्छा है पर्सन की। और कैसा पर्सन आपको मिल सकता है? कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके मिलने के बाद यू विल फील कि भाई मेरा जो सर्वस्व है वो इस पर्सन ने ले लिया। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टॉक्सिक है तो सर्वस्व जो है वो नछावर करना पड़ेगा, सर्वस्व का बलिदान करना पड़ेगा। दिस इज द इशू विद द फिफ्थ हाउस। ये सुतल है, अच्छा तल है, लेकिन ये इसके साथ बेसिक इशू है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय हो सकता है? अगर मुझसे कोई कहे तो हाल से कि भाई लॉर्ड विष्णु की आपके रूम के अंदर, हॉल के अंदर को, या फिर पूजा पाठ के जो कमरे होते हैं, जिसके भी है, जहाँ पे भी हो सके, लॉर्ड विष्णु की ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसमें वो कहीं ना कहीं शयन अवस्था के अंदर व्यवस्थित है। अगर यह है तो आई थिंक सो कि आप उस प्लैनेट को हिल अप कर सकते हो, समझ सकते हो, शांत कर सकते हो या व्यवस्थित कर सकते हो। तो इस तरह से एक उपाय किया जा सकता है, इस तरह से चीज़ों को हैंडल अप किया जा सकता है। फिफ्थ हाउस के अंदर सुतल की एनर्जीज होती हैं। अच्छा तल है, कोई भी नेगेटिव तल नहीं है, सबसे अच्छा तल नीचे के तलों में यही है। तो आपको किसी तरह का एक वरदान है फैमिली से मिला हुआ, या फिर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे दान करे हैं टुवर्ड शुक्र रिलेशनशिप या फीमेल्स कि आपको उनसे हेल्प है। तो अच्छी तरह से आप ट्यून इन कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन हाँ, बलिदान के लिए पर्सन को यहाँ तैयार रहना चाहिए। ये एक पॉइंट है जो कि एक चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है। अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस इज व्हाट? सिक्स्थ हाउस इज द वितल। सिक्स्थ हाउस को हम वितल कहते हैं। अगर किसी पर्सन का शुक्र सिक्स्थ हाउस के अंदर पोजीशनड है तो हाल से भाई यहाँ वितल की एनर्जीज है। अब वितल क्या है? ये भी नीचे का तल है, नीचे के तलों में लाइट नहीं जाती, प्रकाश नहीं जाता, तो वो तो एक कॉमन बात है, ठीक है। वितल बिलोंग करता है स्नेक्स को, नीचे के तल स्नेक्स को बिलोंग करते हैं, बट वितल के अंदर बंधन बहुत है। इस हाउस के अंदर आप कहते हो, छठे हाउस को बंधनों का भाव कहते हैं, तो उसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाइड बना दिया धीरे धीरे। बट सिक्स्थ हाउस में एक्चुअल में वितल की एनर्जीज होती हैं, जहाँ पे बंधन बहुत होते हैं। यहाँ पर पर्सन को मटेरियल सफलता मिल जाती है। कई लोग होते हैं बड़े पीड़ित और चिंतित होते हैं, भाई जुपिटर मेरा सिक्स्थ में है, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मटेरियल मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ कहाँ पे हैं? द वितल की एनर्जी, द बंधनों के इश्यूज़ देखने को पर्सन को मिल सकते हैं। तो उसका इसको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं ना बने। जब भी आपके कोई अध्यात्म की बात करेगा तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा ही होगा। जब भी कोई फ्रीडम की बात करेगा, लिबरेशन की बात करेगा, तब भी आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइड क्या है कि बंधनों में पुट हो सकते हो। कोई भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन आपको बंधनों में पुट कर सकता है। पॉजिटिव साइड क्या है कि मटेरियल सफलता मिल जाती है। दिक्कत कहाँ आती है? जो सिक्स्थ हाउस है वो बड़ा प्रैक्टिकल हाउस है। इसको प्रैक्टिकलिटी का लाइक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर कोई है ना तो वो सिक्स्थ है। और शुक्र क्या है? जल तत्व है। जल इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो इशू क्या हुआ? प्रैक्टिकल वर्सेस फिलोसफिकल। ये चलते रहते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं, ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो चीटिंग होगी? आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, प्रैक्टिकल वर्सेस फिलोसफिकल ये एक इशू रहेगा। फीलिंग्स वर्सेस प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, ये एक इशू रहेगा। एंड द सेकंड इशू वुड बी कि भाई आप बंधनों को फील यहाँ पे बहुत करोगे। किस तरह का पर्सन हो सकता है? मैरिज में ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है? आई थिंक सो कि मैरिज में कमिटमेंट अगर आप एक बार कर देते हो, मैरिज में चले जाते हो, तो इज़ नॉट द कंसर्न। बट अगर आप एक से अधिक कनेक्शन बनाते रहते हो तो वो बड़े कंसर्न बन के निकलेंगे बाद के टाइम पे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बाद के टाइम पे आपके पुराने ही रिलेशन बाहर निकल के आ जाए और वही आपको परेशान करने लग जाए। इसका ध्यान रखना चाहिए। या फिर पर्सन एक डलनेस फील करने लग जाए आफ्टर द मैरिज और आफ्टर द रिलेशनशिप, क्योंकि वो बंधनों में आया है। थर्ड थिंग, उसके लाइफ में मटेरियल ग्रोथ जो है, पैसा, संपदा, ये जो है ये डोमिनेंट रहती है।
तो यहाँ ये प्राप्त करना आसान है। शुक्र को, धन के कारक को 6th हाउस में देख के फियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये प्राप्त करना फिर भी आसान है। बट हाँ, अपने पर्सन के साथ कनेक्शन, उसके साथ वो लंबा टाइम स्पेंड करना एंड ऑल, वो यहाँ एक मुश्किल फेज में रहते ही रहते हैं। तो ये एक मुश्किल साइड ऑफ द 6th हाउस है। कहाँ पे पर्सन मिल सकता है, कहाँ पे कोई कनेक्शन ट्यून इन हो सकता है, कोई कनेक्शन बन सकता है, इसके लिए तो हम एक नया सेशन करेंगे। हम उसमें 7th हाउस को भी चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि मीटिंग सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह समझा जाए। बट या 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि आप लॉर्ड शिवा की पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वितल के जो स्वामी है उनको हरा भाव कहते हैं। हरा भाव ये भी लॉर्ड शिव का एक प्रकार है, आप करके देखिएगा, इनकी भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक सो कि पर्सन को लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। और कई टेम्पल्स में, आजकल जो टेम्पल्स हैं उनमें तो नंदी नहीं होते हैं, जो नए बन रहे हैं, लेकिन हाँ टेम्पल्स में नंदी भगवान को बनाया जाता था। तो ये जो नंदी हैं, देवगण, ये कहाँ पे राइज करते हैं, ये 6th हाउस में होते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशंस के अंदर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो यू शुड गो टूवर्ड टेम्पल जहाँ पे कि नंदी की व्यवस्था हो, और उनके कानों में अगर आप अपनी बातों को कहना शुरू करें या फिर अपनी समस्याओं को बताना शुरू करें या फिर वरदान लेना शुरू करें, तो दैट विल हेल्प यू टू द मैक्स। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 6th हाउस की यही कुछ बातें हैं जो कि हम इस सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। वितल है, लेकिन हाँ यहाँ से ग्रोथ कर पाना, आगे बढ़ पाना, आई थिंक सो काफ़ी ईजी है। तो ये कुछ है जो कि 6th हाउस के बारे में है। अगर फिर भी आपको ये सेशन पसंद आता है तो जस्ट लेट अस नो, वी विल कवर अप द 3rd और द 4th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस इज़ द अतल। यहाँ पे अतल की एनर्जीज भी होती हैं और भुवर लोक की भी एनर्जीज होती है। नाउ व्हाट इज दिस अतल, भुवर लोक? 7th भाव इज द मैरिज का हाउस है। 7th भाव में बैठा हुआ शुक्र है। क्या मुझे उससे डरना चाहिए, फियर में आ जाना चाहिए, भयभीत हो जाना चाहिए? नो, शुड नॉट वरी अबाउट द 7th हाउस। शुक्र इज नॉट टॉक्सिक, वो कोई टॉक्सिक शुक्र नहीं है। यू नो वाई 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज? क्यों? और आप जितने भी ओल्ड स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, ओल्ड व्यवस्थाएं देखोगे, आपको हमेशा एक बात देखने को मिलेगी, ये राजयोग है, पर्सन को स्त्री सुख रहेगा। ये राजयोग है, पर्सन को स्त्री सुख रहेगा। कभी भी ये नहीं दिखाया गया है कि पुरुष सुख रहेगा। हमेशा एक ही बात कही गई है हर किताब में। अगर आपको कहीं दिखता है पुरुष सुख तो जस्ट मैसेज मी। सो स्त्री सुख की बात कही गई है। 7th में यह है, स्त्री सुख रहेगा। 4th में यह है, स्त्री सुख रहेगा। ये राजयोग है, स्त्री सुख रहेगा। तो क्यों? बिकॉज द 7th हाउस इज द अतल। अतल का लॉर्ड कौन है भाई? हर तल का एक लॉर्ड होता है, उसका एक स्वामी होता है। तो अतल के लॉर्ड हैं बाला। द टॉप डेमोनिक एनर्जी इज द बाला। इसीलिए शुक्र दानवों के टीचर हैं। शुक्र का मूल त्रिकोण कौन सी राशि है? लिब्रा। 7th भाव में आती है काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि ये मोस्ट डेमोनिक एनर्जी है, दैट इज द बाला। अब यहाँ पे जब आपका शुक्र बैठ गया है तो द पॉजिटिव थिंग इज रिलेशन के अंदर एक टीचिंग या फिर एक कंट्रोल की भावना आ सकती है, क्योंकि बाला ने 3 फीमेल्स को क्रिएट करा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि जो बाला है 7th हाउस का जो स्वामी है मूल, उसने 3 फीमेल्स क्रिएट करी हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम में, स्क्रिप्चर्स में हमेशा स्त्री सुख की बात करी गई है। स्त्री सुख रहेगा, स्त्री सुख रहेगा, स्त्री सुख रहेगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, कई तो फीमेल्स ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट लाइक दे स्टार्टेड BPHS और द फल दीपिका एंड दे आर लाइक कहीं पुरुष सुख क्यों नहीं है? जस्ट लाइक यू आर जस्ट अगेंस्ट फीमेल्स। एक्चुअली वी आर नॉट। इट जस्ट इज 7th हाउस का लॉर्ड जो है बाला, वो फीमेल ही क्रिएट करी है उसने 3, तभी स्त्री सुख की बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका शुक्र है तो आई थिंक सो एक अच्छा है, एक पॉजिटिव शुक्र है। कोई भी यहाँ मैलेफिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सट्रीम डेमोनिक एनर्जी बाला के कंट्रोल में वो है। तो एक्सट्रीम के ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मैरिज, अराउंड मैरिज देखने को मिल सकते हैं। मैरिज के टाइम पे या फिर किसी रिलेशनशिप के बनने के टाइम पे कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर होगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और 3rd पॉइंट में आल से अगर कोई इश्यूज़ की बात मुझसे पूछे कि क्या समस्याएं आ सकती हैं 7th हाउस के शुक्र को, सो आई जस्ट विल से द अतल की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको अगर समस्या आएगी तो अगेन मदर से आएगी। अब ये मत पूछेगा मदर से क्यों आएगी, या तो मदर से आएगी, मदर इन लॉ से आएगी। क्यों आएगी किसी और सेशन में देखेंगे, क्योंकि बाला की भी कोई मदर होंगी, किसी ने बाला के लिए हाउस क्रिएट करा होगा। तो
ये कुछ एनर्जीज हैं जो कि सप्तम भाव के अंदर वर्क करती हैं, बनी रहती हैं, चालू रहती हैं और ऑलवेज आई थिंक सो कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हैं। तो दिस इज़ फॉर द 7th हाउस। नाउ द अष्टम भाव। आप जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो एक बात वो जरूर आपसे कहेंगे, पितृदोष। पितृदोष लग गया साहब, पितृदोष है। तो पितृदोष कहाँ लगता है, कहाँ पे रहते हैं पितृ? पितृलोक। कौन सा ऐसा लोक है जो आत्माओं का लोक है? वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव आत्माओं का लोक है। जब आप वैदिक ज्योतिष को पढ़ोगे तो अष्टम भाव में क्या कहा जाता है? मृत्यु यहाँ पे होती है। मृत्यु इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड द आत्मा। नहीं तो मारक तो सेकंड हाउस भी है ना भाई। मारक अगर सेकंड है और मारक अगर सप्तम है तो अष्टम में मृत्यु क्यों है? सप्तम में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मारक तो वो है। तो अष्टम में मृत्यु का रीजन इज सेपरेशन, आत्मा फॉर्म में आपका आ जाना, आपका आत्मा बन जाना, ये अष्टम में होता है। इसीलिए इसे पितृलोक कहते हैं। पितृलोक क्या है? ऐसा लोक जो कि आत्माओं के ऊपर है, जो कि स्पिरिट्स के ऊपर है। चाहे उसे आप टॉक्सिक में कहोगे तो घोस्ट कह दो। कई लोग होंगे, आपने सेशंस देखे होंगे, भूतों के साथ अनुभव, उन्हें यही नहीं पता भूत होते कहाँ हैं चार्ट के अंदर, या फिर कौन सा ऐसा लोक है जो उसके अंदर है, बस हाँ बस कोई भूत है जो है। द अष्टम भाव इज द भूत एनर्जी। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र मैक्सिमम टाइम पे स्पिरिट्स के इशूज़ दिखाता है। कैसे इशूज़ होंगे? कभी भी समझ में ना आने वाले, जिनके अंदर ना कोई प्रैक्टिकल इशू है कि भाई यार इसने तो मेरा सामान हटा दिया, इसने तो ये कर दिया, वो कर, ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सारे इश्यूज स्पिरिट्स के हैं, आत्मा के हैं, आत्मा रूप के हैं। तो समझ में नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। सेकंड बात क्या हो सकती है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अष्टम भाव के अंदर इज द एनर्जीज ऑफ द आत्मना पितृ। तो पित्रास आपको अपनी जनरेशन में देखना चाहिए, 1-2 जनरेशन पहले, कि कभी कोई इश्यूज़ तो नहीं रहे किसी रिलेशन के अंदर। अगर वहाँ लगते हैं कि भाई यहाँ पे इश्यूज़ रहे हैं तो यूल फील कि भाई वो इश्यूज़ रिपीट हो सकते हैं। या फिर कई बार होता है मैरिज के अराउंड अब जो लोग नहीं जानते हैं ना, उन्हें नहीं पता है, बट जात लगती है, आपको टेम्पल्स जाना होता है, मंदिर जाना होता है। तो अगर अष्टम भाव का शुक्र है तो ये काम करना बहुत आवश्यक है। अष्टम भाव के शुक्र में समटाइम पीपल आस्क कि भाई क्या उपाय हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट? तो बेस्ट टू बेस्ट उपाय पता है क्या है? क्योंकि आपका अष्टम भाव का शुक्र है, आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जो कि आत्माओं के साथ कनेक्टेड हो, आत्मन रूप के अंदर हो, पितराज के लिए हो। तो पितृपक्ष जो आता है हर मंथ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। अगर उस समय कोई अच्छे उपाय नहीं होते, पितराज की स्थिति ठीक नहीं है आपके घर में, तो आप ये समझिए आपका शुक्र वर्कअप नहीं करेगा। मटेरियल इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे और रिलेशनशिप के इश्यूज़ तो ये समझिए कि आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अष्टम भाव के शुक्र के साथ। अब यहाँ पे कोई मुझसे कहे कि भाई चीटिंग हुई है, आई विल नॉट से चीटिंग हुई है, आई विल नॉट से कि भाई अष्टम भाव का शुक्र है तो तुम्हारे साथ धोखेबाजी होगा जो भी, वो एक्चुअल में एक तरह का कन्फ्यूज़न होगा, एक तरह का इल्यूज़न होगा। किसी को नहीं पता हुआ क्या है, कोई उसका ना सर है ना पैर है, बट वो फील होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अष्टम भाव के शुक्र के साथ बना रहता है। दिस इज़ द पितृलोक। तो पितराज के टूवर्ड आपका क्या रुझान है, व्यवस्था है, इसके ऊपर बहुत कुछ यहाँ डिपेंड करता है। धन के लिए मैं फिर भी ठीक मानता हूँ, पितराज से धन प्राप्त हो सकता है। कई स्पेशली अगर आप ऐसे घर में रहते हो जो आपके दादाजी का है, अगर आप ऐसे किसी खेत को ओन करते हो, ज़मीन को ओन करते हो जो आपके पूर्वजों की है, एंड यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर थिंग्स फॉर दैम, सो यू विल फील द रिलेशनशिप इशूज़ और द इशूज़ इन द मैरिज फ्रंट। वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये पितृलोक है। तो उपाय कैसे करें? उपाय ऐसे किए जा सकते हैं। अगर हम 9th हाउस की बात करें कि भाई एक मेरा 9th हाउस है, यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र क्या दिखाएगा, तो अष्टम भाव और 9th हाउस में फ़र्क क्या है? अष्टम भाव इज़ ऑल अबाउट ऑल ऑफ अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मन रूप, और नवम भाव जो है वो स्वर्ग है। 9th हाउस को हम कहते हैं स्वर्ग, कि इसके अंदर स्वर्ग की एनर्जीज हमेशा बनी रहती हैं, स्वर्ग यहाँ व्यवस्थित रहता है। कई बार लोगों को ये भी होता है भाई स्वर्ग है कहाँ? ओके गाइस, तो 9th हाउस एंड शुक्र। देखिए अभी इस समय कुंभ लगा हुआ है, लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप किसी से कहोगे कि साहब कुंभ में होता क्या है, तो दिल से कि भाई देव सत्ता जो है वो यहाँ पे उतरती है, देवता यहाँ पे आते हैं स्नान करने। अब देवता आते हैं, यू विल फील कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बर्थ चार्ट बनाता हूँ, अब मैं स्वर्ग कहाँ पे देखूँ? स्वर्ग है कहाँ पे? देवता कहाँ उतर रहे हैं? जब बात होती है देवराज इंद्र की, तो कहाँ पे हैं देवराज इंद्र?
बर्थ चार्ट के अंदर कहीं तो होंगे, वैदिक ज्योतिष में कोई तो व्यवस्था होगी। अगर देव सत्ता है तो वो कहीं पे तो होगी। कहाँ पे है? वो है 9th हाउस के अंदर। दैट्स द थिंग कि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं है। लोग आपको धक्का देंगे, आपको पुश करेंगे, यू शुड गो टू आउटकम, यू शुड डू दिस रेमेडी, शुड डू दैट। भाई वन थिंग नॉट सूट्स ऑल। हर इंसान को एक चीज़ नहीं सूट करती है, नहीं होती है, तभी लोग बिछड़ जाते हैं, कुंभ में बिछड़ जाते हैं। दैन पीपल कि भाई तुम्हारा जो धर्म है वो इतना साइंटिफिक है, सब कुछ है, तो यहाँ क्यों ऐसा हो गया, लोग बिछड़ क्यों गए? भाई जो बिछड़ा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट दैट पर्सन समहाउ हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द दानव एनर्जी। अब वो देव कैंप में चला गया, तो अगर देव कैंप है तो वहाँ देव रहेंगे तो ही सुखी रहेंगे। यह आपको समझना चाहिए। कहाँ पे है देवराज इंद्र, कहाँ पे है स्वर्ग? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th हाउस। यहाँ से ऊपर के लोका स्टार्ट होता है। ऊपर के लोकाज में क्या होता है? शांति है, अध्यात्म है, मटेरियल कम है, मटेरियल निश्चित रूप से कम है, संपदा मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अध्यात्म कॉन्शियसनेस है, समझदारी है, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, और क्या है ऊपर के लोकाज में प्रकाश है, लाइट रहती है। तो जब, और आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, रिमेंबर दिस इज नॉट आर्टिफिशियल, दिस इज नॉट AI जनरेटेड समथिंग इज लाइक इन द 9th हाउस, इट जस्ट इज ये नेचुरल है, ये सूर्य का प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है। तो यहाँ 9th हाउस में शुक्र का होना, तो 9th हाउस में जब शुक्र होंगे तो आप निश्चित रूप से देवराज के प्रभाव क्षेत्र में हो, आप स्वर्ग के प्रभाव क्षेत्र में हो। ये वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है किसी भी प्लैनेट का 9th में होना, वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि आप स्वर्ग में सीधे पहुँच गए। और 9th हाउस की अच्छी बात क्या है, यहाँ संपदा है, धन है, और धन कैसा है? जो शांति लाता है, संतुष्टि लाता है। इज नॉट कि 50-50 तरह के फूड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें हैं जो शांति लाते हैं, जो सेटिस्फेक्शन लेके आती है। तो 9th हाउस में शांति है, सेटिस्फेक्शन है, अच्छी बात यह है। और क्या है 9th हाउस के अंदर? 9th हाउस के अंदर सुख है, परम सुख की प्राप्ति आपको 9th हाउस के अंदर हो सकती है। तो 9th हाउस में अगर आपका शुक्र रहता है से कि भाई 1 रिलेशन 2 रिलेशन तक रखें, उतना बेस्ट है। और यहाँ पे कम रिलेशन पर्सन के हो सकता है रहे, यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो जल्दी मिल जाएगा, किसी भी चीज़ से संतुष्टि जल्दी मिल जाएगी, धन संपदा के पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहेगी, जितना भी होगा उससे संतुष्ट होने की प्रवृत्ति 9th हाउस के अंदर आ जाती है। दिक्कत क्या आती है? फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है। आप बार बार देव दानव युद्ध देखोगे, आते हैं ना टीवीज़ में, यह फील कि भाई देवता फिर हार गए, ईश्वर को आना पड़ेगा। तो फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक संतुष्टि है कि फाइट करें तो किसके लिए करें, क्यों करें। तो ये एक मेन इशू है कि यहाँ पे पर्सन कई बार ट्रैक को ही लॉस्ट कर देता है। उसके ये समझ नहीं आता कि शुक्र इज द रिलेशनशिप द धन। मैं पैसा कमाऊँ क्यों कमाऊँ, मैं रिलेशनशिप में जाऊँ क्यों जाऊँ, मैरिज में जाऊँ क्यों जाऊँ, करिए अब आप इसका इलाज, क्यों ऐसा हुआ। द सिंपल आंसर इज भाई कि ये जो है वो 9th हाउस का प्रभाव क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर लेट मैरिज की तरफ पर्सन चला गया तो उपाय 9th हाउस के करने होंगे। कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन अगर आप कराते हो तो आप उसकी तरफ मूव करोगे। अगर आप ये देखते हो कि सोसाइटी में कितना पॉल्यूशन है, मुझे एक अच्छा पर्सन बन के निकलना है, तो आप मैरिज की तरफ मूव करोगे, क्योंकि आपको एक तरह की शांति, एक तरह की संतुष्टि अपने अंदर ही महसूस होने लग गई है कि मैं अंदर से ही शांत हूँ। तो पर्सन उसके लिए फाइट ही नहीं करता, जस्ट लूजेस द फाइटिंग स्किल कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं लड़ना। ये एक दिक्कत है 9th हाउस की। तो इश्यूज़ में आई नॉट से चीटिंग है, ट्रिगर ऐप है, हिडन है कुछ, बट ना, लॉस्ट ट्रैक है, वो हो जाता है। सेकेंड इज मुझे नहीं पता कि मुझे लड़ना है तो क्यों लड़ना है, वाई शुड आई फाइट। ये एक इशू 9th हाउस के अंदर हमेशा बना रहता है, ऑल द टाइम प्रेजेंट रहता है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे देवराज इंद्र का हाउस है, शुक्र के लिए अच्छा हाउस है, लेकिन या समटाइम जैसे कि भाई शुक्र को यहाँ से निकाला गया है। तो एक तरह का ये पॉइंट हो सकता है कि आपको आफ्टर गोइंग इनटू द रिलेशनशिप, आफ्टर अर्निंग मनी, ऐसा भी पॉइंट आ जाए कि आपके ऊपर कोई होता है ना कई बार कोई स्कैंडल या कोई आरोप लग जाना, मिथ्या आरोप लग जाना, झूठा आरोप लग जाना, वो हो जाए, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एक यही नेगेटिव पॉइंट है जो यहाँ पे बना रहता है। अदरवाइज शुक्र का 9th हाउस में होना, आई टोल्ड यू, वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट आप इस तरफ से कह सकते हो कि स्वर्ग लोक है। तो ये एक अच्छी ऊर्जा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर ये 10th हाउस के अंदर हो जाए, 10th हाउस इज वॉट, यू नो, राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट जो है वो अच्छी ऊर्जाओं को दिखाता है, देव ऊर्जाओं को दिखाता है। देव इज सेटिस्फाइड है, शांत है, ठीक है। 10th हाउस इज द महर लोक। महर लोक क्या है? महर लोक ऋषियों का लोक है, तपस्वियों का लोक है।
ये मार्कंडेय जैसे जो ऋषिज होते हैं वो महर लोक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनका स्थान इंद्र से भी अपर, इंद्र से भी सुप्रीम स्थान को जो रखता है। तो इसमें कोई धन नहीं है, इसके अंदर कोई पैसे की ज़्यादा भूख नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक तरह की लॉयल्टी की डिमांड एक्सट्रीम पे है। तो अगर किसी का 10th हाउस के अंदर शुक्र है तो विल नॉट से कि भाई आपकी धन की भूख बहुत है, संपत्ति की भूख बहुत है, तो ये कर्म भाव है, 10th हाउस कर्म का क्षेत्र है, सब कुछ है, लेकिन पर्सन की भूख लॉयल्टी के टुवर्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ लॉयल्टी की व्यवस्था एक अपने आप में राइज अप कर जाती है और एक यूल से कि एक ऋषि मुनि टाइप की व्यवस्था हो गई है। तो कोई लॉयल पर्सन मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिले जो बिल्कुल ही आपकी लाइफ के अंदर आपको ही सुप्रीम मान के चले। और ऐसे लोगों के चार्ट में जिनका 10th हाउस के अंदर शुक्र है, उनके चार्ट के अंदर आपको पाइसेस साइन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट देखने को मिलेगा। D1 D9 दोनों में हो सकता है, D1 में मोस्टली मिल जाता है। तो पाइसेस साइन जो पूरी तरह डिवोशन का साइन है, राशि है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। वर्क लाइफ में कोई पर्सन देखने को मिल गया, कोई ऐसा पर्सन आपको उस समय देखने को मिला जब आप कोई काम कर रहे हो, आप वर्किंग स्टेट में हो, आप नॉट इन्जॉय। नवम भाव में अगर होता तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से इन्जॉय कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि स्वर्ग है नवम भाव। 10th इज नॉट स्वर्ग, 10th इज द महर, जहाँ मार्कंडेय जैसे ऋषि हैं जो कि अपने तप बल पे विश्वास रखते हैं, जो कि अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे, अपनी तपस्या पे विश्वास रखते हो, तो वहाँ की तरफ ये आपको पुशअप कर देता है, उसकी तरफ ये आपको धकेल देता है। तो यहाँ ये एनर्जी आपको मिल सकती है, व्यवस्था यहाँ से सेटअप हो सकती है। ओवरऑल मार्कंडेय का हाउस है तो मैं कहूँगा 10th हाउस एक अच्छा हाउस है। बेस्ट उपाय यह है कि आप अपने आसपास देखोगे कई आश्रम्स होते हैं, कई बाबाज होते हैं जो कि तपस्या कर रहे हैं, कोई तपस्या में लीन है। तो यहाँ उपाय ये नहीं है कि आप मंत्र चैंट करो बैठ के 10-10 घंटे। यहाँ उपाय बहुत सिंपल सा मैं आपको बताऊँगा, एंड दैट सिंपल सा उपाय इज़ कि आप दिन के टाइम पे 11-12 बजे किसी भी आश्रम में जाते हो, तपस्वी के आश्रम में जाते हो, आप कहेंगे लोग तपस्वी भी नहीं मिलते साहब, ये भी एक बड़ी समस्या है, तपस्वी नहीं मिलता है आसानी से। तो कोई भी ऐसा पर्सन आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेके वर्क ओरिएंटेड है, वर्कहॉलिक है, काम के प्रति बिल्कुल एथिकल है, उस पर्सन की आप सेवा करना शुरू कर दो, कुछ ही समय में कोई रिलेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो सेटअप हो जाएगा, ईजी अप हो जाएगा, उसके अंदर व्यवस्थाएं अपने आप सेटअप होने लग जाएंगी। किस समय करना चाहिए, आई टोल्ड यू द टाइम ऑल्सो। एंड इसके अलावा इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर लॉयल्टी की डिमांड एक्सट्रीम होती है। तो 10th के शुक्र को देख के ही समझ जाइएगा, इट फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर पार्टनर साइड, लॉयल्टी डिमांड इज जस्ट लाइक सुप्रीम अबव एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और वो ऊपर ही बनी रहेगी। तो ये इस हाउस की एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिकल हाउस है, शुक्र इज जल तत्व है, तो थोड़ा सा विरोध तो है, अंतर विरोध है। और यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा उसके आसपास फीमेल्स हों, आई विल नॉट से नवम का शुक्र होता तो मैं कह देता कि भाई हाँ स्वर्ग है तो फीमेल्स बहुत होंगी आसपास, इसीलिए पर्सन सेटिस्फाइड है। यहाँ पर पर्सन सोच के विचार करके ही सेटिस्फाई हो जाता है। तो बहुत फीमेल्स हों आसपास आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई आप पर्सन जो है सोच के समझ के चीज़ों को ही सेटिस्फाइड हो जाता है, या अपने तपस्या में लीन रहता है, अपने ही काम के अंदर बिजी जाता रहता है। ये अच्छा पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर हम 11th हाउस की बात करें कि 11th हाउस में बैठा हुआ शुक्र क्या कर सकता है, आप मेरे को बताइए 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ शुक्र क्या करेगा। 11th हाउस फ्रेंड जोन, तो शुक्र 11th हाउस फ्रेंड जोन कर देगा, एसेट क्रिएशन होगा, पर्सन इन्हीं बातों में लगा रहेगा। ठीक है, 11th हाउस को कौन सा लोक कहते हैं पता है आपको, जन लोक। दिस इज द जनह लोक। द लॉर्ड ब्रह्मा ने शुरू में क्रिएट करे थे सनत कुमार, द 4 ऋषि। भाई 4 ऋषि क्रिएटेड है तो कहीं तो होंगे वो चार्ट में, दे आर इन द 11th हाउस, वो 11th हाउस के अंदर है। तो ये बेस्ट क्रिएशन है, इसीलिए इसे एसेट का हाउस भी कह देते हैं कई बार, कि आप ब्रह्मा ने लग्न ने क्या क्रिएट करा है। धन नहीं, कुछ फ्रेंड्स, कुछ मित्र, कुछ ऐसे लोग जो कि उसके साथ दे सकें, उसके आसपास व्यवस्थित हो सके, संतान, ईश्वर की संतान। 11th हाउस के शुक्र में जनलोक की एनर्जी होती है, और जनलोक की एनर्जी में यू विल टेक इट लाइक, ठीक है भाई यहाँ पर पर्सन जो है वो म्यूज़िक की तरफ हो सकता है, किसी न किसी तरह की क्रिएटिविटी की तरफ हो सकता है, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने वाला हो सकता है, और अध्यात्म के प्रचार प्रसार करते हुए मंदिर जाते हुए किसी तरह का संबंध उसे मिल सकता है। फ्रेंड जोन में बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहेगा, फ्रेंड्स की तरफ बड़ा इमोशनल पर्सन बन के रहता है, किसी भी तरह के फ्रेंड्स इसके आसपास देखने को मिल सकते हैं, और यही फ्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव रोल प्ले करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा, हर रिलेशनशिप, हर जो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं संतान पे आके टिकेगा। 11th हाउस का संतान से कोई संबंध ही नहीं है, मतलब जनरल एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस इज नॉट फॉर संतान, लेकिन ब्रह्मा की 4 संतान यहीं पे है, लॉर्ड ब्रह्मा की व्यवस्था यहीं पे है, तो इस वजह से संतान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करती हैं इन द रिलेशनशिप पार्ट। अगर आपका पर्सन इज़ लाइक नॉट गिविंग यू द वाइब कि वो संतान हैंडल कर सकता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी तरह के संबंध के अंदर इंटरप्ट कर पाना, और मैरिज में डिले या फिर एक तरह का डिनायल यहाँ देखने को मिलता है। चाहे ये किसी के भी चार्ट में हो, आई जस्ट नॉट नो कि भाई और क्या पोजीशन है आपके बहुत चार्ट की, कैसे चल रहा है, लेकिन हाँ एक तरह का डिनायल टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर हाउस के शुक्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शुक्र है ये हमेशा ज्ञान प्रचार प्रसार करता रहेगा। तो ये आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा जो ज्ञान को, अध्यात्म को, देवी ऊर्जाओं को, अच्छा बनना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ऐसा प्रचार प्रसार करता रहता है। और यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। अगर आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट लेफ्ट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट 3rd, 4th, 5th हाउस में, बचिए ऐसी ऊर्जाओं से। क्लैश हो जाएगा, एक विरोध हो जाएगा। तो दिस इज फॉर द 11th हाउस एनर्जी। नाउ कम्स द 12th हाउस। तो 12th हाउस राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट 12वां भाव। 12वां भाव तपलोका। तपलोका इज द सुप्रीम लोका, इसके ऊपर ब्रह्म लोका, लगन इज द ब्रह्मा। तो तप के अंदर क्या है? तप के अंदर तपस्या है। और कई बार आपने सुना होगा ना, प्रेम तपस्या है, प्रेम इज तपस्या। तो यहाँ पे तपस्या इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द 11th हाउस एनर्जी और द 12th हाउस एनर्जी। इसीलिए शुक्र 12th हाउस में उच्च का होता है, एक्सॉल्ट करता है, क्योंकि वो तपस्या है। तो अगर आप प्रेम को तपस्या की तरफ लेना चाहते हो तो शुक्र इन द 12th हाउस। शुक्र 12th हाउस में है तो प्रेम को, रिलेशनशिप को पर्सन तपस्या की तरह लेगा। एक ही रिलेशन को लंबे समय तक चलाने वाला, एक ही रिलेशन के अंदर लंबे समय तक बने रहने वाला, उसी रिलेशन को लंबे समय तक खींचने वाला पर्सन यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। आपका पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो कि किसी तपस्या के अंदर लीन है, जो कि किसी वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा लीन है। मैंने तो ऐसे भी रिलेशंस देखे हैं वेयर द थिंग जस्ट वर्कड आउट, दे जस्ट मैट इन अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम लाइक द 12th हाउस। द स्पिरिचुअल प्रोग्राम कई बार कहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, विदेश से आ सकता है, तो ये सब बातें भी वैलिड है। लेकिन उसके होने के बाद क्या होता है कि पर्सन फॉरेन चला जाता है, वो उसकी एक लिए तपस्या है भाई, उसका विदेश जाना, वहाँ पे पढ़ना एंड ऑल, वो एक तपस्या है। तो यहाँ पे ये तपस्या जो थिंग है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे है? पर्सन चीटर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन नेगेटिव कैसे है? सामने वाला टाइम ही नहीं दे रहा आपको, वो तपस्या में लीन हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो तपलोका इज द 12th हाउस। ओवरऑल बेस्ट पोजीशन जो है तपलोक की है। लेकिन रिमेंबर गाइस, राइट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट में जब प्लैनेट शुक्र आने लगता है तो पर्सन ये सोचता है कि मैं मैरिज करूँ तो क्यों करूँ, और धन संपदा पैसा अगर उसके पास आता है तो उसका दान कर देता है, तपस्या करके और कमा लेता है। लेफ्ट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट में शुक्र आता है तो पर्सन ये करता है कि एक से अधिक में जाऊंगा, और पैसा अगर आ गया तो दान नहीं करूंगा, और पैसा कैसे भी कमा लूंगा। ये दोनों का एक फंडामेंटल अंतर है। इन्हीं के बीच में वो समुद्र मंथन चलता रहता है, इन्हीं के बीच में विरोध, अंतर विरोध चलता रहता है। तो बहुत चीज़ों को हमने इस सेशन में कवर करा है। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो करिएगा गाइस, बहुत आवश्यक है। बिलीव मी, बोलते बोलते डॉक्टर ने मुझसे कह दिया है कि मेरे लंग्स ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इतना बोलता रहूँगा। बट या आई जस्ट डोंट केयर कि भाई क्या ख़राब होगा, कोई क्या नहीं होगा, वी जस्ट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट या इट जस्ट वर्क्स आउट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तभी हम सेशंस बना पाएंगे, क्योंकि बोलने से आई टोल्ड यू लंग्स ख़राब की वार्निंग जो है इशू हो चुकी है। और BPHS की आई टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम द BPHS। सो BPHS इज, जैसे लॉर्ड मार्कंडे जो हैं वो भगवान पाराशर से पूछते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन ज्योतिष को नहीं मानेगा तो क्या होगा उसका। अब आप भी सोचेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर है, उससे कहे ज्योतिष को नहीं माने तो क्या कहेगा, वो सर्वनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पतित हो जाओगे। तो महर्षि पाराशर क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना पढ़े इस शास्त्र की निंदा करता है वो नरक भोगेगा, और उसको अगले जन्म में पुनर्जन्म नरक भोगेगा और पुनर्जन्म होगा, और वो अंधा होगा। अब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वो अंधा होगा, उसके दोनों आंखें फूट जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? हमारे यहाँ जो ज्योतिष में आंखें कहा गया है वो सूर्य और चंद्रमा को कहा गया है। तो वो नरक भोगेगा। लेफ्ट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स होंगे नरक, ठीक है, नीचे के तल। सूर्य और चंद्रमा, उसकी आंखें, अंधा होगा। सूर्य चंद्रमा अफ्लिक्टेड होंगे, पीड़ित होंगे। किसी के भी लेफ्ट साइड ऑफ द बर्थ चार्ट में सूर्य चंद्रमा पीड़ित दिखेंगे तो आप क्या कहोगे? भाई तुमने पिछले जीवन में ज्योतिष को या तो परेशान करा है या इस शास्त्र की निंदा करी है, और तुम्हारा ये पुनर्जन्म है और तुमको अब ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें कोडेड है।
नहीं तो अंग्रेज भी ले गए इन किताबों को, मुग़ल भी ले गए। आपने कोई देखा है मुग़ल में या फिर अंग्रेज़ों में कोई एस्ट्रोलॉजर बन गया हो बहुत तगड़ा, या फिर वो सब कुछ समझ गया हो? नहीं, क्योंकि यहाँ चीज़ें कोडेड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि वो अंधा होगा, तो आप किसी भी अंधे को रोड पे चलते देखें और कह दें, उसको पीटना शुरू कर दें कि भाई तूने ज्योतिष की निंदा करी है। ना, अंधे का मतलब है सूर्य और चंद्रमा उसके अफ्लिक्टेड होंगे, पीड़ित होंगे, अव्यवस्थित होंगे। ये है तरीका कोडेड को डिकोड करने का, और वो हम इस सेशन के अंदर करते रहेंगे। कोड्स को डिकोड करते रहेंगे, चीज़ों को नए नए लेवल से समझेंगे, क्योंकि सिंपल तो सब कर रहे हैं, वी जस्ट विल ट्राई समथिंग different. So this is for this session. Be connected and let me know your point of view in the comment box. Thank you guys. Thank you for tuning in.